इंग्लैंड वालों ने इंडिया में लाकर इंडियन पार्लियामेंट में पास किया। इसी उन्होंने पता क्या वर्ड लगाया, यानी वो खुद कंफ्यूज ना हो तो उन्होंने बोला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज फॉर इंडियंस एंड ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज फॉर ब्रिटिशर। तो जब उन्होंने इंग्लैंड की पार्लियामेंट जो इंडिया में है, अब इंडियन पार्लियामेंट बोलो, इंडियन पार्लियामेंट में जब उन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कॉपी पेस्ट किया, उन्होंने कहा अबे हम यहां रह रहे हैं, हम वहां भी रह रहे हैं, हमें जब वहां के रूल यहां लगाना तो वही चिपका दो ना। तो जब उन्होंने कंट्रोल सी कंट्रोल भी, समझ गए ना, जब उन्होंने कॉपी पेस्ट किया तो उन्होंने इंडियन वर्ड लगा दिया और क्या बोला कि ये इंडियन पार्लियामेंट से पास हुआ, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये पार्लियामेंट से कब पास हुआ होगा, यानी 1872 में ये पास हुआ, यानी इसका जन्म कब हुआ, 1872, है ना। अब बताओ भैया तुम्हारा बर्थडे कब हुआ, हाँ भाई, हर दिन बर्थडे 2005 का, अक्टूबर, कौन सा अक्टूबर, 15 अक्टूबर, है ना, राइट। तो सब ने जो जन्म लिया होगा किसी डेट पे तो लिया होगा, यज्ञ से तो ना निकले तुम, हैं? जैसे गांधारी मैया को क्या कहते हैं, सूर्यदेव दे गए थे करण, ऐसे तो नहीं आए ना। तो सबका जन्म हुआ होगा, सबके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी होगा, ऐसे ही हुआ होगा ना। तो एक होता है ईयर और एक होता है जन्म का दिन। तो जन्म तिथि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की पता क्या थी, 1 सितंबर, ठीक है ना। तो जब पहले फाउंडेशन में पहले ना लॉ भी एमसीक्यू हुआ करता था, तो तब ऐसे क्वेश्चन आ जाया करते थे कि बच्चे को बेसिक भी पता है कि नहीं। तो 1 सितंबर बच्चा 1872 याद कर लेता, लेकिन क्या याद नहीं कर पाता। तो भैया याद रखना 1 सितंबर 1872 में इंडिया में सूर्य उदय हुआ किसका, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जिसके अंदर बनाए गए 238 सेक्शन, जिसके अंदर क्या बनाए गए 238 सेक्शन। और अब ये बोला गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहां पे लागू होता है, ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जेएनके, है ना। तो पहले भैया एक आर्टिकल अब हट गया, पहले एक आर्टिकल संविधान में आर्टिकल 370 था। आर्टिकल संविधान में चीजें लिखी होती है, किस पे लिखी होती है, आर्टिकल में। लॉ में मैंने पिछली क्लास में बताया आपको, लॉ में जो चीजें लिखी होती है किसमें लिखी होती है, सेक्शंस में लिखी होती है। तो प्यारे प्यारे बालकों, मुझे बताओ सेक्शन को कोई तुमसे पूछ ले भाई सेक्शन क्या होता है तो क्या बोलोगे, हाँ, सेक्शन मीन्स पैराग्राफ नंबर ऑफ द एक्ट, सेक्शन मीन्स। तो जो भी हम सेक्शन पढ़ते हैं वो ऐसी, आर्टिकल क्या होता है, संविधान में जो लिखी होती है उनको किसमें डिफाइन करते हैं, आर्टिकल 370। तो 370 जब से डिलीट किया गया है ना, राइट, आर्टिकल 370 कुछ प्रिविलेजेस देता था जम्मू कश्मीर के लोगों को, है ना, कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन ही अलग होगा, उनका झंडा भी अलग होगा, उनकी पार्लियामेंट भी 6 साल की होती थी, हमारे 5 साल की चलती है ना। तो ऐसे कुछ प्रिविलेजेस होता है। जब से 370 खत्म हुआ है तब से हमने क्या डालना शुरू कर दिया, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, राइट। अब सब देश में, ये पूरे देश में लागू होगा, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर भी लागू होगा। अब बात आई सर हमारे कोर्स में कौन से सेक्शन है, हमारे फाउंडेशन के कोर्स में सेक्शन है 1 से लेके, ये हमारे कोर्स में है सर इस बार, है ना। कुछ स्पेशल सेक्शन बनाए गए, क्या बनाए गए सर, स्पेशल सेक्शन बनाए गए, जो आप आगे पढ़ेंगे। वो सेक्शन बनाए गए 124 से 238। सब बीच कहां गए, 100 भाई उड़ी दादा ये क्या कर दिया, बीच कहां गए, यानी सेक्शन 76 से सेक्शन 123 ये कहां गायब है ना, इंटर में नहीं है भाई, ये कहां गायब हो गए। अरे मतलब ये जब एक्ट में ही नहीं है तो इंटर में कहां चले जाएंगे, है कि नहीं बात। तो भैया ये कहां गायब हो गए, तो ये पता क्या गायब हो गए, ये इसलिए गायब हो गए कि ये जो सेक्शन थे, ये सेक्शन थे हमारे दूसरे एक्ट के। कौन से एक्ट के, दूसरा एक्ट कौन सा है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट। सेल्स ऑफ गुड एक्ट पहले किसका हिस्सा था, कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि बताओ भैया सामान की खरीद बेच भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। बस नॉर्मली हम कॉन्ट्रैक्ट जो बनाते हैं पेपर में बनाते हैं, सेल्स ऑफ गुड एक्ट के कॉन्ट्रैक्ट को हम बिल बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं। अब पहले ये हुआ था, फिर भैया सेल्स ऑफ गुड एक्ट को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने क्या कर दिया, बेदखल कर दिया। नालायक बालक था ये तुम्हारी तरह, निकल जा मेरे घर से, मेरा हिस्सा दो पापा, है ना, राइट। तो पापा कहने लगे भाई हिस्सा मांग रहा है, तो ये सेल्स ऑफ गुड एक्ट वो नालायक बालक था जो अपना हिस्सा मांग के अलग हो गया। तो जब भैया पिताजी ने अपने घर से उसे क्या कर दिया, बेदखल कर दिया, तो पिताजी ने बोला पहले मैं 76 से 123 गुड्स के बारे में बात करता था। अब वो नालायक बालक क्या निकल गया, नालायक निकल गया, उसने अपना हिस्सा अलग कर लिया। तो मैं अपने घर से उसके हिस्से को क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने अपने अंदर से ये सारे सेक्शन 76 से लेके 123 सेक्शन डिलीट कर दिए। 75 के बाद सीधा कहां कूद गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट,
तो कॉन्ट्रैक्ट बड़े दुख के साथ कहता है, मत पूछना बीच के कहाँ चले गए। बीच के वो नालायक बालक है, और उस बालक की होशियारी देखो, उसने पापा से ही हिस्सा लेके अपना बिल्कुल अलग अस्तित्व बना दिया। अपना नाम ही क्या रख लिया? सेल्स ऑफ। बताओ यार, जिसे लोग आज से 100 साल पहले तक किस नाम से जानते थे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जानते थे। उसने अपना अस्तित्व अलग कर लिया। क्या करा पता है उसने ऐसा कब किया? बताओ कब किया? हाँ, 1930 में उसने ये अपने पिताजी को के साथ बगावत करी। यानी 1872 से 1930 तक बालक था, पापा से पैसे मांगता था। जैसे 1930 में वो बड़ा हो गया, क्या कहने लगा? तो पिताजी को इतना दुख हुआ, उसने पिताजी ने अपने अंदर से ही, है ना, अंतरात्मा से ही क्या कर दिया? बच्चे को काट दिया। कह दिया भैया अब बच्चे, मेरा बच्चा ही नहीं है कि नहीं बात? तो पिताजी को इतना गुस्सा आया, इतना गम हुआ कि उन्होंने सेक्शन ही डिलीट कर दिया। उन्होंने कहा 74 75 के बाद सीधा कहां कूदना है? 124। तो बात समझ में? आज के बाद कोई तुमसे पूछ ले बीच के कहां भाग लिए बीच के, तो क्या बोलोगे? हाँ, आप बोलोगे इन ये सेक्शंस कहां डाल दिए गए, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में से डिलीट कर दिए गए। और सेल्स ऑफ गुड में सेक्शन 76 से शुरू नहीं है, वहां भी सेक्शन 1 से शुरू है। वो कह रहा मेरा नया अस्तित्व, मेरा नया घर, तो सेक्शन भी मेरे नए शुरू होंगे। तो पिताजी को और धक्का लगा। पिताजी ने कहा एक तो मेरा हिस्सा अलग कर लिया, और मेरे हिस्से में भी अपना नाम जोड़ लिया, और अपना घर का नाम क्या बताया? सेल्स ऑफ गुड एट 1930, ताकि दुनिया को पता ही ना लगे कि मैं पहले। लेकिन एक बात तुम जानते हो, गदर पिक्चर में हमने याद की थी बात, बाप बाप होता है। ये बात हम सीखेंगे कब? गदर पिक्चर में नहीं, सेल्स ऑफ गुड एक्ट में सीखेंगे सर ये बात। तो फिलहाल तुम्हें ये राज की बात लग गई। तो ये राज की बात कई बार बच्चे पूछते हैं सर, ये नोट्स पढ़ने के बाद, सर आप, जो बच्चा बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ लेता है वो, कि यहां से ये है, यहां से ये, बीच के कहां गए, तो उन्हें पता लग गई होगी बात। सर एक, हाँ कम हुए, लेकिन इसके हिस्से को डिलीट कर दिया ना, और इनको शिफ्ट नहीं किया पीछे। मतलब कायदे में कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना चाहिए था? जो सेक्शन 124 है उसे क्या करना चाहिए था? उसे 76 बनाना चाहिए था। बस पापा ने ऐसा किया नहीं। पापा ने कहा दुनिया को देखने दो, दुनिया को, वो दुनिया तुम ही हो, तुम ही तो वो दुनिया। पापा ने कहा दुनिया को देखने दो, है ना, कि अगर बेटा घर अलग करता है तो माँ बाप उसकी जगह किसी और को देते नहीं है, उसकी जगह क्या रहती है? हमेशा खाली रहती है। दुनिया को देखने दो। तो कानून बनाने वालों ने बड़े इमोशनल हो गए। कानून वालों ने बोला इस सेक्शन को डिलीट कर दो और दुनिया को देखने दो। ये 50 सेक्शन क्या है? ये रिक्त स्थान है जो कभी भर नहीं सकता। चाहे बेटे ने क्या कर लिया, अपना घर अलग कर लिया। हम भी ऐसे करेंगे सर, है कि नहीं बात? राइट। तो आजकल के पिताजी मम्मी ऐसे नहीं है भैया, उन्हें भी समझाना पड़ेगा। बच्चे ऐसा करें तो अपनी इजाजत अपने पास रखना, इनको निकम्मों को मत दे देना। राइट, बात समझ में? अब सर इतनी बातें आपने पढ़ा दी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। 1872 ये सेक्शन हुए, बीच में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने अपने कलेजे के टुकड़े को अलग कर दिया और स्थान भी खाली रखा, उसको अलग, घर, अस्तित्व, नाम सब अलग दे दिया। तो पहले मुद्दा यह आता है भैया कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? बताओ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तुमने ये तो पूछ लिया व्हाट इज लव, मोहब्बत क्या होती है, कभी ये भी पूछो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो भैया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बताओ ना। अरे भैया तक पढ़ लियो, इतना नहीं पढ़ना था आज। बालक होशियार सबसे पहले पढ़ के आ रहे हैं आगे आगे से, है ना सर। वीडियो हम तो पहले से वीडियो देख लेते हैं आपकी, ठीक है? सुनो ध्यान से ना। आम आदमी जीरो से शुरू करेंगे, जीरो से। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? यानी सिंपल सी बात, दुनिया में हर एक चीज जो तुम बचपन से करते आ रहे हो, पीछे वाले भैया इधर ध्यान देंगे, खो मत जाना, है ना, जो बचपन से करते आ रहे हो वो सब क्या है? बस हमें बताया नहीं गया, है कि नहीं बात? तुमने एक छोटा सा पेन, पेंसिल, रबड़ भी खरीदा होगा ना, बोलो पेंसिल, तेरी शादी कैंसिल। अबे तुमने पेंसिल के दम पे जिसकी शादी कैंसिल करी है कि नहीं बात? वो पेंसिल जब खरीदी थी ना, वो क्या था? कॉन्ट्रैक्ट था, है कि नहीं बात? राइट। कॉन्ट्रैक्ट पता क्यों था? पेंसिल खराब निकली, मतलब छीलते जाओ छिल ही नहीं रही, है ना। कच्ची पेंसिल बचपन में, कटर, वो क्या होता है? उसे शार्पनर बोलते हैं। शार्पनर थोड़ी होता है वो, शार्पनर। एक तो शार्पनर नहीं होता, क्या होता है वो? शार्पनर। और ऊपर से शार्पनर भी नहीं होता, वो क्या होता है? कटर। सामने तुम्हारी कोचिंग के क्या है? पार्क नहीं है, वो पार्क होता है। तो भूल न जाना बचपन का प्यार, है ना। तो बचपन में यही तो बोलते थे, हम बड़े हो गए थोड़े से टेक्निकल भाषा सीख गए ना। लेकिन भैया लॉ में ऐसा मत करना, भगवान के लिए लॉ में जो तुम्हें शब्द सिखा रहा हूं वो वैसे ही याद करना है, उसमें इंग्लिश नहीं डालनी,
है ना, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। लंच, लंच लाके आए हो, लंच थोड़ी होता है वो, हाँ लंच होता है वो ठीक है। हाँ, ऐसे अगर मैं तुमसे पूछूं तो कंटेंट क्या होता है हिंदी में, पता है? हिंदी के अगर आप, जो बच्चे हिंदी पेपर देते हैं तो उनकी जो कंटेंट किताब आती है उसमें कंटेंट लिखा होता है, कंटेंट लिखा होता है, कंटेंट। हाँ, तो वो नहीं लगाते, क्या हिंदी में क्या लगाते हैं? ऐसे, है ना, तो कंटेंट लिखा होता है, इसलिए भैया हम इंग्लिश में पढ़ लेंगे, है ना, राइट। तो बचपन से हर चीज क्या है सर? अब देखो तुमने बड़े होकर और क्या चीज ऑब्जर्व की? घर में न्यूज़पेपर आता है, वो हम पढ़ते नहीं, वो बात अलग है, वो आता है और वो तो शगुन के लिए आता है ना, राइट। क्या न्यूज़पेपर वाला जो बच्चों ने कंचे खेला होता है सीधा कहां फेंक के मारता है? तुम्हारी ही दीवार फेंक के मारेगा, तुम्हारी बालकनी में जाएगा वो। फिर बोलते कंचे खेले, अबे कंचे ना खेलता तो आज न्यूज़पेपर ना बेच रहा होता है कि नहीं बात? पढ़ ले आगे। तो न्यूज़पेपर वाला, क्या न्यूज़पेपर वाला फ्री में भी डाल के जाता है? वो आपको क्या देता है? बिल। तो बिल को, बिल मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स पढ़ा? सेल्स ऑफ गुड्स बोलता है, ओ सॉरी, मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से पहले आपने एक पढ़ा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें बोला जाता है कैश मेमो। कैश मेमो जो दुकान संभाल लेते हो वो क्या होता है? वो भी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। होता नहीं होता? राइट। तो बचपन में तुमने, फिर भैया तुम छोले भटूरे खाने गए, बेकरार छोले, वाह, ग्राहक मेरा देवता है, ऐसा कोई ग्राहक नहीं जिसे मैंने ठगा नहीं, मेरे से ज्यादा कोई बेवफा नहीं, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इम्तिहान देखेगी, है कि नहीं बात? जो बेवफा लोग हैं, छोले भटूरे खोल लिए होंगे बेचारे दिल जलने ने, ब्रेकअप हुआ होगा, छोले भटूरे खोल लिए होंगे, है कि नहीं बात? चल भाई छोले भटूरे बेच लें। तो छोले भटूरे फ्री में खिलाता आपको, पैसे लेता है। अब वो पैसे जब लेता है, क्या उसमें कैश मेमो देता है? मैं बीकानेर या ऐसी बात नहीं कर रहा, रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बेकरार छोले की बात कर रहा हूं मैं, जो मतलब वेंडर ठेले वाला जो होता है ना, क्या कैश मेमो देता है आपको? क्या बिल देता है आपको? फिर भी तुम्हें पैसे देने पड़ते हैं, देने पड़ते? या तुम कहते छोले भटूरे खाली निकल ली, देने पड़ते हैं, देने पड़ते? तो वो भी क्या है? वो भी कॉन्ट्रैक्ट। आप उसे बिना पैसे दिए, इसका मतलब वो रिटर्न में नहीं है, पर फिर भी क्या है? पेंसिल वाले अंकल जी से रिटर्न में लिया था क्या? फिर भी वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट तो ये छोड़ो, तुम बचपन से कर रहे हो, तुम्हारे जन्म से पहले कॉन्ट्रैक्ट चला रहा है। इन भैया को तो जानते हो? अच्छा, वो हमारे हॉस्पिटल में आग लगा के ना भागे। तो भैया ये जो भैया है बहुत ही डेंजर आदमी भाई है कि नहीं बात? राइट। कुछ बच्चे जानते होंगे ना। तो भैया ये एक बार हॉस्पिटल में आग लगा के चले गए। अब ये बताओ, हॉस्पिटल का जो नुकसान हुआ तुमसे वसूल लेंगे? नहीं। लेकिन तुम्हारे जन्म से रिलेटेड जो खर्चे हुए, अभी तुम दुनिया में अवतरित हुए नहीं, हॉस्पिटल में जन्म होगा, लेकिन भैया तुम्हारे नाम का बिल हॉस्पिटल वाले पहले ही बनाना शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब भैया कॉन्ट्रैक्ट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के पहले भी था, है कि नहीं बात? तो तुम्हारे जन्म के बाद घर वाले बोल देंगे अब तो आ गए हैं ना लाख, हमने दे रहे बिल, ये बाद में ना वैसे हमारा खून पिएगा, इसे बिल नहीं दे रहे। तो क्या हॉस्पिटल वाले बिना बिल दिए जाने देंगे तुम्हें? बताओ, नहीं ना। इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी व्यवस्था है, कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसे आप जिंदगी के साथ तो निभाओगे ही, जिंदगी के पहले भी आपके घर वालों ने आपके नाम पे निभाया है, और मजेदार बात है जिंदगी के बाद भी निभाना पड़ेगा। भाई मान लो भैया जो बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया, उसके बाद उसकी संपत्ति विल में लिख गया, तो वो भी तो उसके नाम पे चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट, है कि नहीं बात? जो भैया उसके अंतिम क्रिया अंतिम संस्कार के लिए ले गए तो उसके नाम पे तो जा रहा है। तो बताओ जिंदगी के बाद भी, और जो इंश्योरेंस से पैसा मिल रहा है वो भी उसके बाद ही जा रहा है। तो बताओ जिंदगी के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि नहीं बात? अजीब बात नहीं है? तो कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी खतरनाक चीज है जो जिंदगी से पहले, जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी चलेगा। अब इतनी बात तो समझ में आ गई, है कि नहीं बात? राइट। अब इतनी बात समझ में आ गई तो हमें पता होना चाहिए सर कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो कॉन्ट्रैक्ट लीगल टर्म में कैसे बनता है? सर कॉन्ट्रैक्ट लीगल टर्म में ऐसे बनता है, आपके नोट्स में आपको मिलेगा, ये देखो, दिख रही है बात? राइट। लीगल टर्म में ऐसे बनता है। कैसे बनता है? यानी कि अच्छा बताओ भाई, कॉपी दियो, है ना, तो बीच का पेज फाड़ लोगे, लिख। तो कई बच्चों को लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट किस पे बनेगा? कॉपी के पेज पे। तो कॉपी के पेज पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है क्या? नहीं सर, आज हमने जाना, और जो रफ कॉपी होती है बीच के 2 पेज दियो, बीच वाले, तो भैया क्या उस पर कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? नहीं बन सकता। और कुछ बच्चों को लगता है A4 शीट पे बना लेंगे, प्रिंट आउट ले लेंगे, वो भी क्या है? वो भी गलत है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। हमारे देश में क्या, दुनिया के हर एक देश में अगर आपको लीगल रिटन कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है ना, तो वो हमेशा, ये बताओ इसे क्या बोलते हैं? हाँ, इसको बोलते हैं सर स्टैम्प पेपर पे आपको बनाना पड़ता है। स्टैम्प पेपर पे आपको बनाना पड़ता है। स्टैम्प पेपर कहां से मिलता है?
हाँ, तहसील से, कचहरी से, कुछ लोग ऐसे नाम देते हैं ना। तो आपके घर के आसपास जो तहसील कचहरी है ना, सुन तो लिए हो, कभी गए ना हो, तो वहां पर एक छतरी छतरी डाल के बैठे रहते हैं लोग, है कि नहीं बात, राइट। तो वो लोग स्टैम्प पेपर विक्रेता होते हैं, उनके बोर्ड पे भी लिखा होता है हमारे यहाँ स्टैम्प पेपर दिए जाते हैं। तो वो लोग आपका स्टैम्प पेपर पे नाम लिखेंगे, स्टैम्प पेपर का एक नंबर होगा, है ना, वो नंबर दोबारा रिप्रिंट नहीं होता, है ना। और वही स्टैम्प पेपर ये दिखाता है कि आपने कोर्ट से ये स्टैम्प पेपर लिया है कि अगली बार मैं कभी भी कोर्ट में जाऊंगा या कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो एक लीगल पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। तो स्टैम्प पेपर इज कॉल्ड लीगल पेपर, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बात समझ में आ गई ना, राइट। अब कुछ बच्चे कई बार पूछते सर ये 50 का है, 100 का है, 1000 का है, तो इनकी श्रेणी, इनकी कैटेगरी रखी जाती है। जितना बड़ा अमाउंट होता है उतने हिसाब से आपके कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। मान लो आपको 10 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो हो सकता है वो 1000 रुपए के, 5000 रुपए के स्टैम्प पेपर पे होता हो, है कि नहीं बात, राइट। तो स्टैम्प पेपर का आपको क्या देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। मान लो किसी का 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है तो जज साहब कह देंगे भैया 50,000 रुपए के स्टैम्प पेपर लगेंगे, तो आपको ये 50,000 रुपए कोर्ट में सबमिट करने पड़ेंगे। छोटा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो 50 रुपए, 500 रुपए, 100 रुपए में हो जाएगा। आपकी जिंदगी का आप पता है सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बनाओगे, अपने नाम पर। सीए इंटर के बाद जब आप ट्रेनिंग करोगे ना, ट्रेनिंग सीए के अंदर ट्रेनिंग करोगे, जिन सीए के अंदर ट्रेनिंग करोगे वो 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपसे लिखवाएंगे, है ना, कि मैं इन सर के अंदर या इन मैम के अंदर ट्रेनिंग करना चाहता हूं और ट्रेनिंग जो 2-2.5 साल की है वो पूरी कंप्लीट करूंगा। तो वो आपके जीवन का पहला लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा जो आप सीए इंटर के बाद एक सीए फर्म में क्या करोगे, ट्रेनिंग करोगे, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, हाँ सर ये हम 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिखवा रहे हैं, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। बात समझ में। तो अब बात आई सर, इतनी बातें आपने बता दी, लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी दिखा दिया आपने। अगर मैं बोलूं भैया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है तो बताओ, आम आदमी की भाषा बताओ, टेक्निकल भाषा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर? एक ऐसी बात जो आपने स्टैम्प पेपर पे लिख दी, है ना। आपने क्या किया, ऊपर स्टैम्प पेपर देखा, बताना जरा, स्टैम्प पेपर पर आपने कोई बात लिख दी, लिख दी ना, बताओ लिख दी, लिख दी, ऊपर भी तो कुछ बातें लिखी हैं। आप स्टैम्प पेपर लेके आए, उस पर कोई बात आपने लिख दी, राइट, कि भैया जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाना है तो मैंने ये बात स्टैम्प पेपर पे लिख दी। आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जमीन जायदाद का, आपने वो बात स्टैम्प पेपर पर लिख दी। क्या स्टैम्प पेपर पे लिख देना बन गया कॉन्ट्रैक्ट? स्टैम्प पेपर पे लिखने से ज्यादा एक और खतरनाक चीज है, बताओ क्या? हाँ, उस पर क्या होने चाहिए भैया? उस पर सिग्नेचर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? या बिना सिग्नेचर की बात पूरी हो जाएगी? अगर सिर्फ पेपर पे कुछ भी लिख दो फिर तो एंटीला हमारा, एंटीला हमारा होगा नहीं होगा? एंटीला कौन? हाँ, राइट। तो भैया फिर आप कह दोगे भैया अगर स्टैम्प पेपर पे लिखने से कुछ होगा तो पता है फिर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? मुकेश अंबानी का एंटीला हाउस, पता है नाम ही एंटीला क्यों रखा है ना। ये मुकेश अंबानी का एंटीला हाउस हमारा वो, और हमसे पहले कोई और कर चुका होता काम को, है ना, हम तो आज सीख रहे हैं। तो क्या भैया ये क्या ये $2 बिलियन का हाउस एंटीला अपना कर लेंगे, नहीं कर लेंगे? बोलो। तो खुद सोचो, स्टैम्प पेपर पे लिख देने से, ऊपर हेलीपैड भी है, 600 गाड़ी खड़ी करने की जगह है क्या? 600 कमरे हैं और 300-400 गाड़ी खड़ी करने की जगह, मतलब छुपन छुपाई खेलो तो अगले जन्म में पाए इंसान, है कि नहीं बात? घर वाले ना ढूंढ पाए। छोटे छोटे अंबानी कह रहे हैं मम्मी छुपन छुपाई खेलेंगे, है ना, तो पता लगा बाला की 600 कमरों में पता नहीं कहां छुप के मिल ही नहीं रहा, है कि नहीं बात? बताओ, सोचो भैया, अब इतने बड़े घर में, इतने बड़े घर में तो तुम अपना नाम एक ही फ्लोर कर लो, वही बड़ी बात है। तो स्टैम्प पेपर पे लिखने से हमारा नाम हो जाएगा? बताओ, स्टैम्प पेपर से ज्यादा खतरनाक चीज क्या हुई भैया? तब होगा जब तुम भी साइन कर दो और सामने वाला अंबानी भी साइन कर दे लीगल पेपर के, कि भैया मैं एंटीला का एक फ्लोर, एक कमरा या ये घर इनके नाम पे करता हूं। अब जैसे ही ऐसा हो जाएगा, अब आप क्या बोलोगे? उसे क्या बोलेंगे सर? उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। यानी स्टैम्प पेपर पे कुछ लिख दिया, उस पे मैंने साइन कर दिए, तो स्टैम्प, लिखित स्टैम्प पेपर पर सिग्नेचर क्या बनेगा? अब जज साहब कहने लगे ये लिख के आएंगे बालक हैं, ये फ्यूचर के वकील, चार्टेड अकाउंटेंट लिख के आएंगे। तो जज साहब ने स्टार प्लस देखा, स्टार प्लस पे जज साहब ने बोला रिश्ता वही सोच नहीं। जज साहब ने कहा जिससे दुनिया बोलेगी स्टैम्प पेपर पे लिखित बातें, जिससे दुनिया क्या बोलेगी?
रिटन बातें, उसे मैं आज के बाद बातें नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? ना ना ना, कॉन्ट्रैक्ट तो यहां है मुन्ना, उसे मैं बोलूंगा एग्रीमेंट। इस प्यार को क्या नाम दे? तो इस प्यार को नया नाम दिया एग्रीमेंट। यानी जिसे आप क्या बोलते हो, जिसे आप आज तक क्या बोलते आए हो? स्टैम्प पेपर। और स्टैम्प पेपर पे आपने कुछ प्रिंट करा लिया, टाइप करा लिया, एक्चुअली वो स्टैम्प पेपर आम आदमी की भाषा है ना, कि घर वालों ने बोल दिया स्टैम्प पेपर लियो तहसील से और ये छपवा लियो, है कि नहीं बात? तो स्टैम्प पेपर वाला आप क्या करेगा? स्टैम्प पेपर भी देगा और टाइप भी करेगा आपका काम। तो भैया वो क्या है? वो आम आदमी के लिए स्टैम्प पेपर है, हमारे लिए क्या है वो? तो आपको लीगल वर्ड सीखने पड़ेंगे, एग्रीमेंट। और जिसे पूरी दुनिया सिग्नेचर के नाम से जानती है कि साइन करा लो, साइन करा लो, साइन करा लो। और तुमने सिग्नेचर के बारे में एक बात सीखी भी है, जानी भी है। खाली पेपर पे साइन कर लेना चाहिए क्या? नहीं, खाली पेपर पे कभी साइन नहीं करने चाहिए। तो खाली पेपर कौन सा होता है? ये वाला बीच का पेपर दियो, ये वाला नहीं। तो बीच के पेपर तुमने बहुत साइन किए, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, मैं अपने सिग्नेचर ऐसे बनाऊंगी, है ना, ऐसा क्या है तुमने, है कि नहीं बात? बालक भी हमारे, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा अपने सिग्नेचर ऐसे बनाऊंगा। तो वो खाली पेपर में साइन करोगे तो कोई तुम्हारी संपत्ति नहीं हड़प सकता, है कि नहीं बात? तो जब हम फिल्मों में डायलॉग सोचते हैं कि भैया खाली पेपर में साइन मत कर देना, तो खाली पेपर कौन सा होता है? A4 पेपर, कॉपी का पेपर कौन सा होता है? स्टैम्प पेपर होता है ना। तो खाली पेपर पे जब हम फिल्मों में देखते हैं भैया खाली पेपर कभी साइन नहीं करना चाहिए, वो खाली पेपर कौन सा पेपर होता है? स्टैम्प पेपर। तो जिंदगी में कभी भी खाली स्टैम्प पेपर पर मत सिग्नेचर कर देना। सामने वाला जो लिख देगा वो क्या माना जाएगा? कि तुमने एग्रीमेंट किया, फिर साइन किया। जज क्या मान के बैठेगा? जज कभी कभार जो मान के बैठता है वो खतरनाक होता है। जज तो पहले से मान के बैठेगा, पहले तूने पढ़ा होगा फिर साइन किए होंगे। अब तुम जज को ये बोलते नहीं नहीं सर मेरे साथ बेईमानी हुई है, पहले मुझसे सिग्नेचर करा ली खाली पेपर पे, फिर उन्होंने लिख दी बातें, ना ना जज कर पागल हो रहा, किसने कही खाली पेपर साइन करने के लिए? तो इसलिए किसी भी एग्रीमेंट पे क्या नहीं कर सकते आप? साइन मत करना जिंदगी में। खाली एग्रीमेंट पे तो कभी मत कर लेना। अब ये बताओ, जिस एग्रीमेंट पर, लिखे हुए एग्रीमेंट पर मैंने साइन कर लिया, उस साइन को जज साहब ने एक नया नाम दिया। क्या नाम दिया? एक नया नाम दिया। ध्यान सुनेंगे उसको, क्योंकि वो वर्ड अब पूरे कॉन्ट्रैक्ट में काम आएगा, पूरे जिंदगी भर आपको काम आएगा। जज साहब ने कहा जब भी आप सिग्नेचर बोलेंगे, वो आम आदमी का वर्ड है, साइन सिग्नेचर। आपके लॉ के शब्दावली में पहला शब्द, अब जो नया शब्द जुड़ने वाला, 5-6 तो जुड़ चुके पहले। सिग्नेचर को कानूनी भाषा में बोला जाता है एनफोर्सिबिलिटी। क्या बोला जाता है? एनफोर्सिबिलिटी। क्या बोला जाता है भैया? यानी एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल है। सुनना ध्यान से, अब बाद में लिखना कोई दिक्कत नहीं, कहीं जाने वाला कहीं नहीं जाने वाला। क्या होने वाला सर? एनफोर्सेबल। इसमें क्या वर्ड है? इसमें क्या वर्ड आया? फोर्स। अब ये बताओ, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे मैं क्या कराऊंगा? फोर्स कराऊंगा, है ना। कहां पे कराऊंगा फोर्स? कहां पे? एक एग्रीमेंट तुम्हारे हाथ में से फोर्स कराना है ना, कोर्ट में तो कराओगे। एक बात जो मैंने तुम्हें कल भी बताई थी, आज फिर से सुन लो। अगर मैंने तुमसे बोला था, कल मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने तुमसे बोला स्टैम्प पेपर पे लिखकर या कॉन्ट्रैक्ट कर कर कि मैं तुम्हें लॉ पढ़ाऊंगा, मेरी फीस लेट से भैया मेरी लॉ पढ़ाने की फीस है 10,000 रुपए। तुमने कहा सर हम आपको फीस दे देंगे, फिर मैंने लॉ पढ़ाना बंद कर दिया, क्या करोगे? ये मत बोलना नीचे मिल जाना कोचिंग के सामने गाड़ी खड़ी, तुम्हें डायरेक्ट टाइल निकाल के ले जाएंगे, है ना। तो ये सब काम क्या है? इलीगल। ये मैंने पहले बताया ना। तो कभी भी आप ये नहीं करोगे कोचिंग के नीचे मिल जाना, देख लेंगे, है कि नहीं बात? राइट, गाड़ी के टायर निकाल लेंगे सर के, है कि नहीं बात? तो लूट पाट के काम, मार पिटाई काम नहीं करने। कहां जाओगे? कोर्ट जाओगे, है ना। तो जज साहब ने बोला भैया हम सिविल लॉ पढ़ रहे हैं, सभ्य लोगों को मार पिटाई नहीं सिखानी, सभ्य लोगों को अपना अधिकार सिखाना। अधिकार, लॉ पढ़ाने का एक ही पर्पस होता है कि सिविल लॉ पढ़ाने का एक पर्पस। आप क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? बीकॉम करो, बीकॉम साइड बाय साइड बच्चे ना सीए के साथ बीकॉम भी करते हैं, तो बीकॉम आप करोगे तो भी आपको वहां क्या पढ़ाया जाता है? सिविल लॉ। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये फर्स्ट ईयर का कोर्स कंप्लीट है आपका। और कंपनी लॉ पढ़ोगे ना, उसमें सेकंड ईयर का भी 25% कोर्स कवर है। यानी सीए फाउंडेशन में जो आप चीजें पढ़ते हैं वो बीकॉम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का 25% कोर्स क्या करती है? कवर करती है आपका। तो सीए फाउंडेशन का मतलब है बीकॉम के लॉ की कोचिंग लेने की जरूरत एक तीर से ना 3 शिकार, ईयर 1, ईयर 2 और सीए फाउंडेशन, एक तीर से 3 शिकार। तो भैया देखो चुपचाप बीकॉम की फीस भर देना ठीक है। सीए फाउंडेशन का सर ने बोला बीकॉम की फीस है ना, तो बीकॉम फ्री हो जाती है, ठीक है। और एक और बात, अगर तुम कहीं बीकॉम की कोचिंग लेते
तो इतनी गहराई से कोई पढ़ाता भी नहीं। रीजन उसका लाजमी है, इतनी गहराई से उसमें कुछ बातें हैं भी नहीं कि बिल्कुल इतना डीपली आपको पढ़ाया जाए, केस लॉ के अंदर घुसा घुसा के पढ़ाया जाए, है ना। तो सीए तो कहता है हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? तो मुद्दे की बहुत गहराई से पढ़ो, लिखना सेकेंडरी है। आप पहले समझ लो, अगर आप समझ के मुद्दे की बात लिखोगे नंबर आपको मिल जाएंगे। बीकॉम में उल्टा होता है, बीकॉम में भैया बाला कहता है भैया 2-3 पेज तो भरने पड़ेंगे, वहां लिखना प्राइमरी होता है। लिख इन माई वर्ड्स, इन हर वर्ड्स, इन हिज वर्ड्स, है ना। वहां लिखना प्राइमरी होता है, आपको क्या आता क्या नहीं आता इसकी अंडरस्टैंडिंग बीकॉम वाले नहीं है। तो बीकॉम और ये है ना, उस दिन बताया था ना सर ने, एकेडमिक कोर्स और प्रोफेशनल कोर्स में क्या है, यही फर्क है। एकेडमिक आपको सिर्फ रटवा के लिखवाता है, प्रोफेशनल आपको कहता है वही 5 नंबर का 6 नंबर क्वेश्चन हो, आधे पेज में कर दे आंसर, आधे पेज में कर दे आंसर, पर आधे पेज में वो लिख जो सही है और लॉ में लिखा है उन चुनिंदा शब्दों के साथ। और वही 6-7 नंबर क्वेश्चन बीकॉम वाले किसी सर से पूछोगे ना, वो कहेंगे भैया कम से कम 2 पेज भरी हो, कम से कम, वरना नंबर ना पास ना करेंगे। और यूनिवर्सिटी करती भी नहीं है। तुम 6 नंबर के पेज में क्वालिटी कंटेंट लिखे हो आधे नंबर का, नंबर तुम्हें 2 ही देंगे। अजीब बात नहीं है। एकेडमिक्स हमारे देश की बिल्कुल क्या है, दूसरी दुनिया की है, कोई लॉजिक नहीं उनमें। यार बच्चा क्वालिटी कंटेंट लिख रहा है, सही लिख रहा है, आप उसे 2 नंबर दे रहे हो। एक बच्चा उल्टी सीधी बातें लिख रहा है, क्वेश्चन का आंसर भी तो कहीं दूसरे ग्रह का लिख रहा है वो, लेकिन उसने पेज भर दिया तो उसे 2 की जगह 4 नंबर दे दोगे आप 8 में से। अजीब बात है। लेकिन शुक्र मानो कि आप जो कोर्स कर रहे हो उसमें ऐसा पेज भरने वाले के कोई नंबर नहीं है, सही चीज और क्वालिटी लिखने वाले के नंबर है। तो क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी की टेंशन मत लेना कि सर मैं एग्जाम में आ गया तो मैं कैसे लिखूंगा। वो आप लिख दोगे, वो हम प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, है ना। वो गाना धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाएंगे, हद से गुजर जाएंगे। पहले क्वालिटी पे फोकस करो। लिखना भी मैं आपको क्या करूंगा, इसी चैप्टर के एंड में ही सिखा दूंगा कि लिखते कैसे हैं, चिंता मत करो, है ना। अब क्वालिटी कंटेंट में सिग्नेचर वर्ड नहीं आता, क्या आता है, एनफोर्सेबल। अब आप मुझे बताओ, जो मेरी बात आप समझ में आ रही है तो मुझे बताओ कोर्ट में जाके क्या बोलोगे, कोर्ट में जाके क्या बोलोगे? कोर्ट में जाके बोलोगे सर या तो फीस दिला दो वापस जज साहब, या फिर सर से कह दो पढ़ा दो, या कुछ जो मेंटली टॉर्चर हो उसको कंपनसेशन मांगोगे, नहीं मांगोगे? अब आपने इन तीनों बातों को जो डिमांड की, तीनों बातों को जो उस डिमांड करने को पता क्या बोलते हैं, आपने ये तीनों बातें एनफोर्स करी। क्या करी? अपने एग्रीमेंट के राइट्स को आपने क्या किया, एनफोर्स किया। और जज साहब, अच्छा तो जज तक पहुंचने की नौबत क्यों आई? क्योंकि मुझ तक पहुंचकर आपको वो चीज नहीं मिल रही। अच्छा तुमने फीस यदि मैं पढ़ा रहा हूं तो कोर्ट ऐसे चले जाओगे, मन कर रहा है सर एक बार चलो ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, एक बार हम भी देखना चाहते हैं सर। कभी गए कोर्ट आज तक? क्यों कोर्ट जाने की नौबत क्यों नहीं आई? क्योंकि जिस भी टीचर से आपने पढ़ा उसने आपको पढ़ा दिया। तो जज साहब ने कहा एग्रीमेंट में कोई बात लिखी और वो बात सामने वाली पार्टी ने खुद ही क्या कर दी, पूरी कर दी, तो उसे एनफोर्स कराने की जरूरत है ही नहीं। काम पूरा। तो तुमने पढ़ाई मांगी, फीस दी, मैंने पढ़ा दिया, है कि नहीं बात, राइट? खेल खत्म हो गया। तो कोर्ट में जाना जरूरी है क्या? तो कोर्ट में जाकर टाइम बर्बाद क्यों करना है ना? और वकील को पैसे काहे बात के, हो तो गया काम। लेकिन कोर्ट में जाने की जरूरत कब पड़ेगी? जब एग्रीमेंट में धोखाधड़ी हो। एग्रीमेंट में धोखाधड़ी होगी तब आप कहोगे ये एग्रीमेंट को मैं, आप प्यार मोहब्बत से एनफोर्स नहीं करा रहे, या तो मुझसे प्यार मोहब्बत से एनफोर्स कराओ। पढ़ा रहे हो ना, पढ़ा रहे ना, पढ़ा रहे ना, पढ़ा रहे, घर पहुंच जाए तुम्हारे। मैंने कहा भाई धमकी भी दे रहा, यूपी में हम पहले भैया लड़ाई झगड़ा पहले करते हैं, बात बाद में करते हैं, है कि नहीं बात? तो या तो तुम मुझसे प्यार मोहब्बत में एनफोर्स करा लो। अगर मैं प्यार मोहब्बत से एनफोर्स नहीं कराता तब नौबत कहां की आती है? अब बताओ ये एनफोर्सिबिलिटी तुम कहां पे लेके जाओगे? तो जज ने पता क्या लिखा, एग्रीमेंट को कहां एनफोर्सेबल कराना है? बाय लॉ के द्वारा। किसके द्वारा? जज भी तो ये बोलेगा भाई जो कानून में लिखा उस पर केस लड़, है कि नहीं बात? तो एग्रीमेंट अगर कोई आज, अब मैं तुम्हें बताऊं दुनिया की सबसे छोटी डेफिनेशन अगर किसी एक्ट में लिखी है तो ये है, और तुम्हें यकीन नहीं होगा सर 3 शब्दों में खत्म कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। हाँ उन्होंने तो क्या बोल सर 3 शब्दों की इतनी फीस ले ली आपने, है ना? सुनो, एग्रीमेंट पहला शब्द, एनफोर्सेबल बाय लॉ तीसरा शब्द, 1 2 3। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज, दुनिया की सबसे छोटी डेफिनेशन 3 शब्दों में खत्म।
और सर अभी तो आप बोले सबसे बड़ा एक्ट यही है, लेकिन हमारे लॉ का, कंपनी एक्ट को छोड़कर हमारे लॉ का सबसे बड़ा एक्ट यही है ना। अभी बताऊंगा क्यों है। इसलिए कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे नहीं, बहुत लंबे होते हैं। बोलो जल्दी, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मैं बोलूं तो आप कहोगे सर एग्रीमेंट एनफोर्सेबल, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू कुछ मैथ से मोहब्बत करने वाले बच्चे जिनका मैथ के बिना जी नहीं लगता, अगर मैथ्स है तो जिंदगी है वरना जिंदगी नहीं है ना, वो कहने लगे सर मैं ना इक्वेशन बनाऊंगा, सर इक्वेशन बनाऊंगा। जो नॉन मैथ्स वाले मैं क्या कर रहा है तू, ऐसी याद कर ले। मैथ्स वाले कहना ना इक्वेशन बनाऊंगा मजा आएगा। मैथ्स वाले बालक कह रहे सर मैं इसे ऐसे बोल दूं, प्लीज सर प्लीज, ए प्लस ई इज इक्वल टू सी। सही है गलत है? सही है भाई। जो मैथ से मोहब्बत करने वाले कह रहे हैं भैया वो भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस ई इज इक्वल टू सी। ऐसे याद कर लो, एग्रीमेंट बीच में क्या है? प्लस आया है ना। एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। अब जो मैंने तुम्हें कल बताई बात कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो भी बातें लिखी होंगी, किसी भी एक्ट में जो भी बातें लिखी होंगी वो कहां लिखी होती हैं? सेक्शन में लिखी होती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन बना कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है वो लिखा गया सेक्शन 2 और ब्रैकेट में एच। क्या लिखा गया? अब इसकी महिमा सुनेंगे ध्यान से, इसकी महिमा परंपार सुनेंगे ध्यान से। जो भी एक्ट आप पढ़ेंगे, जो भी एक्ट आप पढ़ेंगे उसका जो सेक्शन 1 होता है, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 1 हमेशा बताता है एक्ट का नाम क्या है। तुम्हारा नाम क्या है भैया? नामकरण तो करना पड़ेगा है ना। तो सेक्शन 1 उसका नामकरण करता है। जैसे द एक्ट विच वी आर गोइंग टू रीड इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर बताता है नामकरण कब किया गया, विच इज लेवी ऑन 1 सितंबर। और फिर सेक्शन 1 ये बताता है कहां कहां लेवी हुआ, होल ऑफ इंडिया। यानी कि ऊपर का जो कंटेंट था वो मैंने जाने अनजाने तुम्हें कौन सा सेक्शन बता दिया सर। यानी ये जो बातें हैं ये किस में लिखी होती हैं? सेक्शन 1। तो इसलिए सेक्शन 1 कोई मायने नहीं रखता एग्जाम के लिए भी और आम आदमी के लिए भी। लेकिन जो दूसरा सेक्शन है सेक्शन 2, सेक्शन 2 ये बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तुम्हें कभी भी कोई समस्या है किसी भी चीज को डेफिनेशन में कन्वर्ट करने में या डिफाइन करने में या समझने में, तो भैया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जितनी भी किसी भी एक्ट की सिवाय कुछ एक्ट को छोड़कर 99.99% एक्ट की जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं वो पता कहां लिखी जाती है? सेक्शन 2 में लिखी जाती है। कहां लिखी जाती है? यानी सेक्शन 2 इज द डेफिनेशंस ऑफ मैटर इंक्लूडेड इन पर्टिकुलर एक्ट। सेक्शन 2 क्या बताता है? डेफिनेशन बताता है उन मुद्दों की जो एक्ट में क्या है, ये कॉमन क्या है? कॉमन प्रक्रिया है, कॉमन प्रोसेस है। अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखनी है। अब कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन भी 2 में है, एग्रीमेंट की डेफिनेशन भी 2 में है। इसके आगे हम पढ़ेंगे कंसिडरेशन, उसकी डेफिनेशन भी क्या है? 2 में है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसी 100 बातें लिखी हैं जिनकी डेफिनेशन किसमें है? सेक्शन 2 में है। अब सेक्शन 2 में अगर मैं घुसूंगा तो 100 बातें लिखी हैं, अब उनको छांटता रहूं। अब कॉन्ट्रैक्ट में वो तो लगा नहीं होता माइक का बटन, हेलो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन ये लिखी है, ऐसा तो सामने को रिप्लाई करेगा नहीं। अब एक्ट में पर्चों में कोई ऐसे रिप्लाई करेगा नहीं, तो हमने कानून बनाने वालों से बोला कि भैया सेक्शन 2 में मुझे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन चाहिए, तो 100 डेफिनेशन पढ़ूं। तो लोगों को बात समझ में, जैसे हमने कहा बात तो सही है भाई। और तुमने 2A में अगर पहली क्या पढ़ोगे, 2 के बाद पहला पैराग्राफ पढ़ोगे तो पहला पैराग्राफ तो 2A बनेगा। ए में तुमने कुछ लिखा ही नहीं, ए में तो कोई और बात लिखी है। तो कानून बनाने वाले भी नशे में बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या लिखी? 2H में ABCD। तो जैसे हमने कहा भाई कोई भटक ना जाए, 2 ढूंढना मुश्किल है लेकिन 2H ढूंढना है कि नहीं बात। तुम्हें बोल दिया नोएडा पहुंच जाना, आरके इंस्टीट्यूट नोएडा। नोएडा में कहां पूछोगे ना, 52 में आ जियो, तो 52 तो बहुत बड़ा है कि नहीं बात। 52 में कहा स्पेसिफिक एड्रेस बताना पड़ेगा ना। तो जज साहब की मजबूरी हुई कि हर एक लॉ में क्या बनाया गया? सब सेक्शन बनाया गया।
तो 2 इज अ कॉमन सेक्शन, 2 इज अ, तो 2 के आगे जो h लगा हमेशा ब्रैकेट में लगाएंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, सब सेक्शन। कुछ जगह इन्हें क्लॉज भी बोला जाता है, लेकिन आप सीए इंटर में जानेंगे, सीए इंटर में एक टॉपिक पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशंस ऑफ लॉ, तो वहां आप सीखेंगे कब ब्रैकेट वाले मामले को सबसेक्शन बोलना है, कब ब्रैकेट वाले मामले को क्लॉज बोलना है। फिलहाल हम क्या बोल रहे हैं, सेक्शन, वो आगे की बात है, आगे सीखेंगे, है ना। अब एक कॉमन मिस्टेक जो हिंदुस्तानी बच्चा बहती गंगा में हाथ धोता है, जो जोश में आएगा ये लिखाया, मुझे याद आ गया सेक्शन एज पर सेक्शन 2H, सही है गलत है? तुमने पता क्या किया, डेफिनेशन लिखी है सब सेक्शन H ऑफ सेक्शन 2। डेफिनेशन क्या लिखी है, अगर मैं बोलूं कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन कहां लिखी है तो आप क्या बोलोगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन इन सब सेक्शन H ऑफ, अगर तुम 2H लिख के आए उसका मतलब था तुमने क्या लिखा, सेक्शन इज 2H, तुमने सब सेक्शन, समझ गए, है ना। बच्चन साहब के ऐड की तरह एक छोटी लापरवाही, है ना, क्या हो सकती है, हानिकारक हो सकती है, देखा लापरवाही का नतीजा, वो वाला ऐड है कि नहीं बात। तो भैया 2H मतलब तुमने सबसेक्शन बताया नहीं, तुमने 2H ही सेक्शन लिख दिया। कुछ बालक और होशियार कह रहे मैं ब्रैकेट में लिख के आया था सर, ऐसी बात मत करना, हमारी बेइज्जती कर रहे हो। मैंने लिखा ब्रैकेट में 2 और ब्रैकेट में बड़ा H, ये बड़ा H लिखा है। जज ने बोला तू कानून से ऊपर निकल जाएगा, मुझसे ऊपर निकल जाएगा तू, अब ये भी क्या है सर। और एक तो भैया लंका पार चला गया, कह रहा मैं तो ये लिखाया। अबे तू सब सेक्शन लिखाया, इसका मतलब सेक्शन कौन लिखेगा, कह रहा ये लिखा तो है 2H। तुमने समझ रहे हो ब्रैकेट की, ब्रैकेट की इतनी बड़ी महिमा परंपार भैया, समझ रहे हो ब्रैकेट की अहमियत। तुमने अगर 2H ब्रैकेट में लिख के आ गया, इसका मतलब तुमने उसे क्या बना दिया, सब सेक्शन बना दिया। तो भैया इसे जुगाड़ मत लगाना बिल्कुल भी, है ना। होश में लिख के आना 2 ब्रैकेट में H, बड़ा H नहीं हो सकता, ये भी गलत है और ये भी गलत है, समझ में ना बात। ये लिखने का ही मतलब है सब सेक्शन H ऑफ सेक्शन 2, नोट कर लिया। तो ये बेसिक गलतियां हैं जो बच्चा एग्जाम में जल्दबाजी में करता है, उसके दिमाग में नहीं होती, पर सबकॉन्शियस माइंड उसे बताता ही नहीं भाई तू ब्रैकेट कहां लगा रहा है, उसे तो ब्रैकेट लगाने से मतलब होता है बस, उसे H लिखने से मतलब है। ये तो बहुत कॉमन मिस्टेक है, ये वाली तो बहुत कॉमन मिस्टेक है। जब आपका टेस्ट लूंगा ना तो कई बच्चों को तो आपकी कॉपी में निकल जाएगी मिस्टेक कि 2 के बाद H बड़ा लगा दिया, मजा नहीं आता छोटे में, तो तुम मजे लेने के लिए पेपर दे रहे हो, हैं, ठीक है। तो भैया ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, तो ये गलतियां मत करना। इसके नंबर कटते हैं, इसके नंबर कटते हैं, सच में कटते हैं, ऐसे इसके नंबर काटता है कि नहीं बात। तो ये बातें ध्यान रखेंगे। इसका मतलब 2 के अंदर बहुत सारी चीजें क्या होंगी सर, बताई जाएंगी। अब ये मुझे बताओ, ABCD हमने पढ़ी है, A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, है ना, C फॉर छोटा एप्पल, यार छोटी बात है। इसे बताओ 8वां अल्फाबेट कौन सा होता है, 8वां अल्फाबेट H होता है। कॉन्ट्रैक्ट में कितने अल्फाबेट आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में कितने अल्फाबेट आते हैं, 8 आते हैं। इसे जज साहब ने कहा 8वां अल्फाबेट चूज करूंगा। अजीब थे जज साहब भी, जज साहब भी क्या थे, अजीब थे। CO 1, अरे भैया क्या बोल रहे हो, 8 नहीं आते क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, सोशल मीडिया का असर है। बिकॉज को कॉज लिखूंगा, है ना, सोशल मीडिया का असर है, ठीक है। फुल फॉर्म की जगह गोट ही लिखूंगा। भैया हमारे लिए तो गोट क्या है, बकरी है, तुम्हारे लिए कुछ और मीनिंग होगा गोट का, है कि नहीं बात। तो अगर वहां गोट लिखा है ना तो एग्जामिनर नंबर, है ना, अंडे देगा, ले बकरी के अंडे ले, बात समझ आई। तो भैया गोट लिखने का क्या लिखने का है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, ऐसे बोलते हैं ना सर। तो एग्जाम में कभी भी, है ना, शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना। और ये पता क्यों यूज करते हैं बच्चे, सिर्फ सोशल मीडिया का असर, क्योंकि हमारी टाइपिंग आदत होती है ना। जैसे बिकॉज लिखना है तो मैं बिकॉज नहीं लिखता, क्या लिखता हूं, कुछ CZ लिख देते हैं, कुछ ऑटो स्पेलिंग में BCOZ आ जाता है, कुछ बच्चे यू को यू लिख देते हैं, यू, ये वाला यू। तो भैया लॉ में इसके क्या करते हैं सर, नंबर करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर भैया बूढ़ा आदमी, उससे इन सबसे कोई मतलब, वो कहता है ये क्या चीज़ है, मुझे आती नहीं बात, ये कौन सी भाषा है। तो एग्जामिनेशन हॉल का मतलब है। और सबसे बड़ी गलती पता क्या देखता हूं बच्चों की, स्पेलिंग मिस्टेक। अभी लिखवा दूं कंसिडरेशन, आधे बच्चे गलत कर देंगे स्पेलिंग, कंसिडरेशन की स्पेलिंग बोलियो, अरे लिख देना सी, अरे अपने आप समझ जाएगा सामने वाला, ठीक है। तो एक तो एग्जाम में ऑटो करेक्ट नहीं आता,
जो गूगल दे देता है आपको। दूसरे एग्जाम में कंसिडरेशन को मैं शॉर्ट में, तो स्पेलिंग मिस्टेक के भी क्या होंगे सर? तो कुछ चीजें लॉ में आपको स्पेलिंग क्या करनी पड़ती है सर? याद करनी पड़ेगी। ये आपको बड़ा मुश्किल आएगा याद करना, रीजन बीइंग क्योंकि हमारी आदत क्या है? बिगड़ चुकी है। पर क्या करें, सुधारनी पड़ेगी। स्पेलिंग गलती नहीं करनी, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना। ये दो बातों का ध्यान रखना है, बेसिक बातें जो लॉ के लिए है। 8वां अल्फाबेट कौन सा है? इसलिए सेक्शन 2, इसलिए सेक्शन 2H। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो भैया ये शॉर्टकट ट्रिक्स हो गई याद कराने की। 2 सेक्शन याद करा दिए कि मैंने। एक कराया था एनपीओ के लिए खुला गेट, कंपनी जेट का। आज सेक्शन 2H। चिंता मत करो, आज की क्लास में तुम्हें कम 4 सेक्शन याद करा के भेजूंगा आज की क्लास में, है ना? राइट। जो दुनिया में बोल देते हैं हिंदुस्तान में सीए फाउंडेशन में क्या करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, वो गलत बोलते हैं, है ना? हालांकि इंस्टीट्यूट खुद बोलता है सीए फाउंडेशन में आपको ये सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। पर फाउंडेशन में पेपर कौन चेक करता है, इंसान या मशीन? इंसान चेक करता है। तो मैं बताता हूं क्या साइकोलॉजी है ना? ये बालक, भाई क्या नाम भूल गया मैं, अक्षम, अक्षय। अब ये हमारा अक्षय कुमार, अबे बच्चे की जान लेगा तू, है ना? ये ऐसे करते करते पूरी डेफिनेशन लिख के आया, क्या? बिना सेक्शन के, एज पर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जहां बच्चों को सेक्शन याद नहीं होता ना, बच्चा ऐसा लिखता है, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। मान लो 2 नंबर देने हैं, मान लो 2 नंबर की डेफिनेशन, लेट अज्यूम मैंने 2 नंबर दे दिए। फिर ये बेचारा हमारा क्या नाम है भाई, छोटे वालों का जमाना आजकल, तो दिल जले कैसे हो रहा है, ये हमारा दिल जले है कि नहीं बात? अब ये पता क्या लिख क्या है, ये बिल्कुल ये कुछ कुछ नामकरण मैं कर देता हूँ क्लास में, हर बार के होते हैं। पिछली बार का एक बैच का बच्चा था, उसका नाम पुष्पा था, है ना? रीजन पता क्या था? वो शर्ट पहनता था कुछ फ्लावर प्रिंटिंग वाली, तो उसको हम पुष्पा बोलते थे, है ना? तो ऐसी किसी की, यहाँ कुछ लिख रहा है, पिछले बैच के एक बालक का नाम ड्राई फ्रूट है, क्योंकि वो ड्राई फ्रूट ही खाता, लिख रहा हूँ कहीं ड्राई फ्रूट, तो बच्चे उसका नाम ड्राई फ्रूट रख देते हैं। ठीक है, तो ऐसी बुरा नहीं मानने, बुरा ना मानो, होली है। अब ये बेचारा हमारा दिल जले क्या लिख के आया, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एज पर सब सेक्शन H ऑफ सेक्शन 2 एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैंने इसको 2 नंबर दे दिए तो इसको 2 में से 2.5 नंबर दे दूं क्या? 2 में से 2.5 नंबर दे दूं इसको? और अगर इसको भी 2 दिए तो मेरी अंतरात्मा मुझसे पूछेगी, भाई इसके और इसके आंसर में फर्क क्या है? वो बेचारा एक्स्ट्रा मेहनत करके बैठा किस चीज की, और इसने क्या कॉमन याद किया? इसने बोला सेक्शन वेक्शन छोड़, सीधा लिखना है एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वो हर जगह यही डायलॉग मार रहा है। ये बेचारा 2 भी लिख रहा है, दूसरा सेक्शन भी लिख रहा है, सेक्शन 25, 30, 74 सेक्शन तक उसने बहुत सारे याद कर लिए, तो उसकी मेहनत एक्स्ट्रा है कि नहीं? तो बताओ, अगर मैं इसको 2 दूंगा, इसको भी 2 दूंगा, तो इसके साथ जस्टिफिकेशन हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो इसको मुझे मजबूरी में 2 काटे कितने लिखने पड़ेंगे? 1.5। और इसको कितने देने पड़ेंगे? तब ये मॉरल जस्टिफिकेशन है उस बालक के साथ जो सेक्शन भी याद कर चुका है और केस लॉ भी याद कर चुका है कि नहीं बात? इसलिए आईसीआई नंबर कम देता है। तुम खुद सोचना एक बात, खुद सोच, ये एग्जाम में सोच के जाना है बात। अगर तुम्हारा पेपर इतने मार्क्स का है या तुम्हारा पेपर 100 मार्क्स का है और पूरा लॉ का पेपर है, तो मान लो तुम्हारे पास पार्ट्स में 20 क्वेश्चन आए, है ना, या 25 क्वेश्चन आए, आधा मार्क्स अपने आप काट लेना। 85 मार्क्स का पेपर हो गया तुम्हारा। क्यों? क्योंकि ये 15 मार्क्स उस बच्चे के लिए रिजर्व है जो क्या कर रहा है, उसको इससे ज्यादा नंबर कैसे नहीं मिलने चाहिए बताओ, या इसको ज्यादा नंबर कैसे दे दे। तो बच्चा जो पूछता है ना कि सर आईसीआई नंबर क्यों नहीं देता, या बच्चे के लॉ में नंबर कम क्यों आते हैं, रीजन यही है कि बच्चा ये पढ़ता है भैया, या कहीं भी वो सुन लेता है किसी और टीचर से, यूट्यूब पर भी फाउंडेशन में सेक्शन याद करने की जरूरत, पर आप लीगल उसके मैटर पर मत जाओ, साइकोलॉजी पे जाओ। मशीन चेक कर रही होती है तो क्या होता, तो मशीन को फीड कर देते, सेक्शन ना भी लिखा हो या लिखा हो कोई दिक्कत नहीं, तो मशीन बिल्कुल व्यवहार बराबर करती। लेकिन एक साइकोलॉजी के हिसाब से देखो, मैं अगर कॉपी चेक कर रहा हूं, है ना, मैं अगर कॉपी चेक कर रहा हूं, जैसे मैं यूनिवर्सिटी की कॉपी चेक करता हूं, मैं अपने आसपास के कॉलेज में जाकर पढ़ाता हूं, आईसीआई की इसलिए नहीं चेकिंग पे आती मेरी, क्योंकि जो पढ़ाते हैं प्राइवेट उनको वो कॉपी चेक करने के लिए नहीं देते। लेकिन मैंने कई साल कोरोना से पहले तक 10 साल गाजियाबाद आईसीआई ब्रांच में पढ़ाया है, आईसीआई गाजियाबाद ब्रांच में पढ़ा, क्योंकि मैं गाजियाबाद में रहता हूं।
तो वहां मैंने 10 साल गाजियाबाद ब्रांच में पढ़ा है, लेकिन और वहां पे मैंने क्या किया है, कॉपी चेक किए, जो इंटरनल हम अब क्या करते हैं असेसमेंट के लिए कॉपी चेक करवा लेते हैं, है ना, राइट। आईसीआई की कॉपी इसलिए चेक करने के लिए नहीं आती क्योंकि जो प्राइवेट पढ़ाते हैं टीचर, उनको कॉपी चेक करने के लिए आईसीआई नहीं देता। अब अगर मैंने कॉपी चेक करी है तो मेरी साइकोलॉजी खुद ही डेवलप हुई, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यार मैंने देखा एक जस्ट पीछे वाली कॉपी में बिल्कुल सही लिखा है पर सेक्शन नहीं लिखा, जस्ट आगे वाली कॉपी ने सेक्शन भी लिखा है और केस लॉ का नाम भी लिखा है। तो यार अगर मैंने पीछे वाले को पूरे में से पूरे दे दिए तो इसको 100 में से 110 कैसे दे दूंगा मैं? तो आईसीआई 15 नंबर काट के चलता है। किसके? ऐसा लिखा नहीं है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि नंबर कम आने का कारण ये है। और जिनके नंबर ज्यादा आए हैं, जिनके नंबर ज्यादा आए हैं, 80+ आए हैं, आप उनकी कॉपी देख लेना, 50% से ज्यादा क्वेश्चंस में उन्होंने सेक्शन और केस लॉ लिखे हैं, है ना। तो मैंने जब ये कॉपी चेक करी है, मैंने कॉपी नहीं करी, मैं टॉपर्स की कॉपी यूट्यूब पे भी आ जाती है, मिल भी जाती है, मैं आपको, है ना, मेल भी कर दूंगा, आपको एक वीडियो भेज दूंगा जिसमें उस कॉपी की एनालिसिस मैंने कर रखी है। उसके 85 मार्क्स थे बालक के, अपनी कोचिंग का ही बालक था वो। अब उसकी कॉपी 85 मार्क्स की कॉपी और 65 मार्क्स की कॉपी चेक करना, कंटेंट बराबर सा ही मिलेगा। तुम्हें नहीं, मैंने वही पढ़ा है और 65 वाले को भी वही पढ़ा है, लेकिन सिर्फ वो उससे आगे क्यों है? सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी मेहनत, क्या? सेक्शंस और केस लॉ। चेक करने वाले के दिमाग पे इंप्रेशन डालती है कि बच्चे ने लॉ नहीं पढ़ा, बच्चे ने लॉ गहराई से पढ़ा है, सेक्शंस के साथ पढ़ा है, केस लॉ के साथ पढ़ा है। इसलिए पहली क्लास से तुम्हें समझाता आ रहा हूं, सेक्शन भी याद करने और केस लॉ भी याद करने, और कई 100 सेक्शन मैं तुम्हें क्लास में याद कराऊंगा। 2 याद हो चुके हैं, 2 याद हो चुके हैं, 98 रह गए हैं, है ना, राइट। ऐसे आपको अगर 200 सेक्शन मिलेंगे तो 100 आपको क्लास में याद होंगे। 100 भी याद हो गए ना, मैं तो कह रहा हूं 50-60 भी याद हो गए, तो आप उन सभी 80 कॉपी से आगे हो जिनका पेपर 85 मार्क्स से वैल्यूएट होगा और आपका पेपर 100 मार्क्स से वैल्यूएट होगा। तो अगर मेरा पेपर 85 मार्क्स से वैल्यूएट नहीं है, 100 से है, तो मेरी प्रोबेबिलिटी पास होने की ज्यादा है। और जिसकी 85 मार्क्स से उसकी प्रोबेबिलिटी पास होने की कम है, हो सकता है 85 मार्क्स से पूरा अटेम्प्ट ना कर पाया, बेचारा 80 का रह गया, कुछ क्वेश्चन गलत भी होता है, ये प्रोबेबिलिटी तो होती है। कुछ बच्चे बेचारे सीए जैसे पेपर में घबरा भी जाते हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 15 मार्क्स से आगे रहेगी, है ना। तो इसलिए सेक्शन याद करने हैं और केस लॉ याद करने हैं। दूसरे सेक्शन में आपको याद करा चुका हूं, बात समझ में आ गई, राइट। तो दिमाग से निकाल दो कि भैया फाउंडेशन में आईसीआई बोलता है सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, भैया हम बोलते हैं सेक्शन याद करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने वो कॉपी चेक करके मार्क्स दिए हैं, राइट। और इवेल्युएशन में आप देखोगे तो आपको डिफरेंस नजर आएगा, ठीक है। अब मुद्दे की बात करते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। एग्रीमेंट एनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन बोलो 2H, है ना। बचपन में कहानी सुनते थे भैया, एक था राजा एक थी रानी, क्या बोल रहे हो? एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर के खत्म कहानी। मम्मी रोज रोने का मन करता नहीं करता? मम्मी रोज राजा रानी को मार देते हो। आज मम्मी को नहीं कहानी सुनानी है, आज मम्मी को कहना है एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिले शुरू कहानी। मारने का नहीं, मारने का नहीं। हैप्पी एंडिंग हमेशा अच्छी लगती है ना, है ना। हमारा दिल्ली कुछ ऐसा है, जब तक हमारी फिल्मों में हैप्पी एंडिंग ना हो तब तक फिल्म सुपरहिट नहीं है। और अगर फिल्म के एंड में हीरो हीरोइन मर जाए, अबे जा यार लुढ़का दिया, बता, है कि नहीं बात। तो कुछ फिल्में आती है जिसमें एंड में क्या होता है, वो हीरो हीरो एक दूसरे को गोली मार देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसे कुछ पता ना, पिक्चर कुछ बन जाती है इसमें, है ना, एक कैरेक्टर मर जाता है, मजा नहीं आता उसमें, ठीक है। पद्मावत आई, हीरो हीरोइन दोनों मर गए, मजा नहीं आया, दुखी दुखी सा रामन, है ना, पैसे भी दिए, एंटरटेनमेंट में मजा नहीं आया। लेकिन अगर दोनों एंड में बच जाए, एकदम से दिखाया जाए, है ना, बाहुबली जिंदा हो गए, तो बाहुबली 2 कितना इंतजार, अरे पुष्पा जिंदा मर गया, पुष्पा जिंदा है भैया, पुष्पा जिंदा है भाई, है कि नहीं बात। जंगल में देखा गया शेर के साथ, तो कितनी खुशी हुई कि पुष्पा। तो ये हमारी साइकोलॉजी, फिल्मों का एंड हमेशा क्या होना चाहिए? हैप्पी होना चाहिए। पुष्पा जिंदा है, हम खुश हैं भैया, है कि नहीं बात, राइट। ऐसे भैया अब राजा रानी को मारना, एक था राजा, राजा कौन, एक थी रानी, रानी कौन, दोनों मिले शुरू कहानी कौन। तो राजा रानी क्या है सर? अब ये राजा रानी रोज धोती है इसे, ढंग से लड़ाई ना हो रही तुझ पे, है ना, आ मेरे साथ लड़, ठीक है। अब मैं पता क्यों कह रहा हूं, पता लगा रानी ने राजा ही लुढ़का दिया, मैं खुद संभाल लूंगी राज्य। क्या राजा के बिना कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? जज साहब ने बोले देखो रानी साहब बिल्कुल गलत किया,
सिर्फ सिग्नेचर होने से क्या एग्रीमेंट पे कोई बात लिखी है? तो जब कोई लिखी नहीं तो एनफोर्स किस बात को कराओगे? मन की बात कोई नहीं पढ़ता मोदी जी के अलावा? भाइयों बहनों, मन की बात सुबह 11 बजे रविवार को, है ना? ठीक है, तो क्या मन की बात से पढ़ लोगे? अब इसका उल्टा करते हैं। एक दिन राजा गुस्सा आया, राजा ने क्या किया? रानी लुढ़का दी। यानी एग्रीमेंट एग्रीमेंट है, एनफोर्सिबिलिटी नहीं है। यानी कि एग्रीमेंट पर्चा लिखा हुआ है लेकिन सिग्नेचर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा क्या? इसका मतलब राजा रानी को क्या करना पड़ेगा सर? राजा रानी को साथ मिला। चलो दोनों हाथ आगे करो, लो भैया लो, मिला दिए। अब दोनों कीकली खेलो घूम घूम के। अब दोनों राजा रानी क्या कर रहे हैं? दोनों मिल गए। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिले। दैट मीन्स एग्रीमेंट इज यूजलेस या वॉइड विदाउट एनफोर्सिबिलिटी। एनफोर्सिबिलिटी इज ऑल्सो वॉइड विदाउट एग्रीमेंट। तो दोनों का एक साथ होना जरूरी है ना? बात समझ आई ना? दोनों का एक साथ होना क्या है सर? जरूरी है। अब एनफोर्सिबिलिटी की बात करें सर, एनफोर्सिबिलिटी का लोचक है। एनफोर्सिबिलिटी हटा दो ना, लिख लेना राजा रानी, है ना? कई बार कुछ लोगों का, चलो पहले ही बताता हूं, कई बार कुछ लोगों का पेट नहीं भरता, खाना खा लेंगे फिर भी क्या बोलेंगे? मम्मी कुछ मीठा ले आओ, आइसक्रीम ले आओ। पेट ठूस रखा बिल्कुल। शादी में जा जाके पेट खुद कह रहा क्या कर रहा है आज? पहले कॉफी पी ली, फिर कोल्ड ड्रिंक पी ली, है ना? राइट, फिर तूने कुछ गरम गरम पी लिया, फिर तूने चाय पी ली, फिर तूने क्या कहता है दही बल्ले खा लिए। पेट कह रहा क्या कर रहा है मेरे साथ ये? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या टपका रहा ऊपर से भाई। उसके बाद कभी कुछ खाया कभी कुछ खाया, फिर एंड में भी क्या रह गया? आइसक्रीम रह गई। ठीक है, और उसके बाद घर जाके भी मम्मी चाय और दे दो बस। तो मम्मी चाय की जगह चप्पल ला देंगे, इधर आ तू, है ना? लेकिन कुछ लोगों के अंदर क्या होता है? क्रेविंग होती है खाने की, है ना? उसमें हम लोग भी हो जाते हैं ना। ठीक है, खाया फिर कुछ खाया फिर कुछ खाया। फ्रिज बेचारा यूं परेशान रहता है, जैसे तूने फ्रिज खोला कुछ ना आया अंदर, कुछ ना आया, सब खा लिया तूने, फ्रिज में बंद करके आगे वापस, है कि ना? फिर आधे घंटा फिर फ्रिज खोल लिया, फिर तू आ गया भाई, मम्मी अबे गैस निकाल दी उसकी सारी, है कि नहीं बात? लाइट वैसी नहीं आ रही, है ना? होता नहीं होता ऐसा? फ्रिज के अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्रेविंग आपको खींच के ले जाती है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो 8 बजे खाना खाया, 10 बजे 10 साढ़े 10 बजे फिर चाहिए। ऐसे खतरनाक लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं। कोर्ट में जज साहब ने बोला भैया समझ में आ गई बात, एक था राजा एक थी रानी। जज वो खतरनाक लोग जो 8 बजे खाना खाने के बाद 10 बजे पहुंचते, उन्होंने पता क्या बोला? भैया थोड़ी सी भूख और लग रही है। जज साहब ने कहा बोलना, ये बताओ राजा के बारे में बताओ, कुछ मजा नहीं आया, राजा के बारे में बताओ। राजा के बारे में मतलब बताओ एग्रीमेंट क्या होता है? अब पढ़ क्या रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट। अब तुम बता दिया कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर और ये सब होता है, तुम क्या कह रहे हो? ये बताओ एग्रीमेंट कौन होता है? एग्रीमेंट। अब जज साहब ने कहा भाई ये नया लोचा, इसका पेट नहीं भर रहा, इसे समझाओ एग्रीमेंट क्या होता है कि नहीं बात? अच्छा भैया जैसे मान लो बचपन में मैं समझाता हूं तुम्हें एग्रीमेंट क्या होता है। जज साहब ने कहा अंकुर भैया समझाएंगे तुम्हें। अब जैसे 2 बालक है ना? दोनों बालक, एक ये हमारा क्या नाम है भाई, और एक वो हमारा पीछे वाला, क्या नाम है भैया? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ, है ना? नाम अपना सार्थक करना है, ठीक है? और फाउंडेशन में भी श्रेष्ठ आना है कि नहीं बात? माँ बाप ने कुछ सोच के रखा होगा, नहीं रखा होगा, बस तो श्रेष्ठ आना फाउंडेशन में। अब ये दोनों इत्तेफाक से एक स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है? एक ही क्लास में पढ़ते थे, और अगल बगल में भी दोस्ती यारी भी बहुत अच्छी थी, ठीक है? श्रेष्ठ बिल्कुल श्रेष्ठ, और भाई हमारे क्या नाम है? प्रसन्न, है ना? अब प्रसन्न सिर्फ प्रसन्न रहता था, से काम से कोई मतलब नहीं। कह रहा है सर हैप्पीनेस इज अ स्टेट, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ इंटरनल फीलिंग, है कि नहीं बात? तो मुस्कुराओ, है ना? ये बिल्कुल सही बात है भाई। महान लोगों के अगर प्रवचन सुनो तो क्या होता है? हैप्पीनेस कोई आउटर थोड़ी होती है, हैप्पीनेस तो इनर होती है ना? कोई झोपड़ी में घुस जाए तो राजा महल में ही परेशान है। कह रहा सर मैं तो मोह माया सब, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। मेरे घर वालों नाम ही मेरा क्या रखा? प्रसन्न। अब ये प्रसन्न रहता था और वो काम करता रहता। लेकिन भैया मैथ्स वाले सर बहुत, है ना, गर्दन काट दूंगा कल असाइनमेंट नहीं आया तो। अब प्रसन्न कहने लगा शेष से भाई, वो टॉपर टाइप का अपना बंदा, वो कह रहा भाई मुझे अपना असाइनमेंट दे दे। मैथ वाला कल गर्दन काट देगा भाई। मैथ वाला मास्टर क्या करेगा? गर्दन काट देगा। घर पे यार पता क्या, खुद तो पीटेगा घर पे घर वालों से और पिटवाएगा। और मेरे घर वाले भी ऐसे नहीं जो टीचर की गलती निकालें। हमारे घर वाले कैसे थे?
एक तो टीचर से पिट के आओ और घर में बोलते ना टीचर ने मारा तो हमें दो लगता है, तू नहीं कराओ कुछ, और तेरे पीटीएम में अगर उन्होंने मुझे बोला तो तू वहीं कुटेगा, वहीं टीचर के सामने। तो हमारे घर में उल्टा था, आजकल के माँ बाप बढ़िया है, टीचर कुछ कहते तो टीचर से लड़ लेते हैं, मेरे बच्चे को क्यों मार रहे हो। और मेरे माँ बाप कैसे थे, हमारे माँ बाप टीचर ने कुछ कहा इसे लगाते क्यों नहीं दो। मैं तो कह रहा हूं उसे वहीं बिठाया करो स्कूल में, स्कूल के बाद भी, और दो कान के नीचे लगाया करो इसके, है ना, जरूर तूने गलती की होगी। तो हमारा साथ उल्टा था। अब भैया प्रसन्न कह रहा पिटूंगा भैया कल पिताजी से भी, और मास्टर तो पीटेगा ही पीटेगा। अब उसने बोला श्रेष्ठ से कि भाई तू मुझे असाइनमेंट प्लीज भाई प्लीज असाइनमेंट, पैटीज खा लियो, पैटीज के साथ सॉस भी पी लियो, है ना, राइट, साथ में कोका कोला, है ना, कोका कोला भी रिश्वत दे रहा है। वो कह रहा है भाई तेरे चक्कर में नहीं आऊंगा मैं, मुझे पता है तू कल आएगा नहीं, तू तो खुशी खुशी घर बैठेगा, परसों मैं भी कुटूंगा तू भी कुटेगा, और कल मैं पहुंच जाऊंगा तो कल मैं डबल कुटूंगा। एक तो इस बात का मैं असाइनमेंट लाया, दूसरी बात का तूने उसको क्यों दिया। अब मुझे बताओ ऐसी क्या बात हमारा प्रसन्न भाई श्रेष्ठ भाई को बोल दे कि श्रेष्ठ भाई का दिल पिघल जाए और यकीन हो जाए। अरे ना बचपन की बात, हाँ मम्मी कसम, भाई साहब मम्मी कसम इतनी खतरनाक चीज है ना, बड़े बड़े कोट फेल है उसके आगे, है ना। अब ये कह रहा हाथ ऐसे कर, कोई ऐसे नहीं करेगा, जुगाड़ निकाल रखे हमने, तो ऐसे कर लूंगा भैया चढ़ेगी नहीं मेरे ऊपर। इनने जूते उतरवा लिए उसके, अंगूठा भी ऐसे दिखा, अंगूठा भी क्रॉस नहीं करेगा कि मैंने पैर को कर लिया था, है कि नहीं बात। भाई सब टेढ़े मेढ़े होने का, जिम्नास्ट करने का ही नहीं, सीधी कर उंगलियां, उंगलियां सीधी, पैर के भी सीधी कर, जूते उतरवा लिए उसके। अब ये बेचारा जूते कह रहा देख भाई पैरों की उंगलियां सीधी, हाथों की उंगलियां सीधी, मम्मी कसम कह रहा हूं, मम्मी कसम कल असाइनमेंट लेके आऊंगा, बिल्कुल लेके आऊंगा। यकीन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा भाई। मम्मी कसम ऐसी चीज है कि कोर्ट से ऊपर है, कोर्ट से ऊपर है। जज फैसला कर दे कि भाई इनने ही चोरी की है और ये कह रहा मम्मी कसम खा रहा हूं, तो सामने वाला वकील कह रहा देखो मम्मी कसम खा रहा है। मां कसम कोई झूठी नहीं खाता हमारे इंडिया में, है कि नहीं बात। इसने यकीन कर लिया। तो एग्रीमेंट पता क्या है, एग्रीमेंट क्या है, सही में मम्मी कसम है एग्रीमेंट। अब तुम्हें लगा सर क्या बात कर रहे हो, एग्रीमेंट मम्मी कसम, सर क्या बात कर रहे हो, लॉ के धज्जे उड़ा रहे हो सर आप, एग्रीमेंट मम्मी कसम कैसे हो गया। तो जज साहब ने पता क्या बोला, जज साहब ने बोला मान लो, हालांकि मम्मी कसम पे कोई संदेह नहीं करता, है ना, राइट। वो डायलॉग है ना बाजीराव की तलवार, है ना, चील की आंखें और बाजीराव की तलवार, और मम्मी कसम पे कोई संदेह नहीं करता। भले मम्मी कसम पे कोई संदेह नहीं करता, पर फिर भी श्रेष्ठ कह रहा है भाई एक चीज और करना चाहता हूं बस, तूने जो मम्मी कसम खाई ना, तूने जो मम्मी कसम खाई इसे तू लिख के दे देगा मुझे, बस तू मुझे लिख के दे दे। तो जज साहब ने कहा अगर आप मम्मी कसम को, हालांकि मम्मी कसम तो सब कुछ क्या है खत्म होगी बात, लेकिन फिर भी मम्मी कसम को आप क्या कर लो, लिख लो, तो वो क्या बनेगा, एग्रीमेंट बनेगा नहीं बनेगा। अब ये बताओ जब तुम बड़े हो गए, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, अब मैं बड़ा हो गया अभी शरारत करता हूं, है ना। तो भैया लेकिन जब तुम बड़े हो गए तो अब आज के टाइम पे बताओ, आज के टाइम पे आज अगर एक दूसरे को यकीन दिलाना तो मम्मी कसम खिलाओगे, क्या बोलोगे, ना 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 एग्रीमेंट, लॉ पढ़ने से पहले यार, लॉ पढ़ने से पहले क्या बोलते ना, आप उसे बोलते भाई प्रॉमिस। मम्मी कसम को आजकल की दुनिया क्या नाम दे चुकी है, और प्रॉमिस को अगर मम्मी कसम के लेवल पे ले जाना तो बोलते थे पक्का प्रॉमिस कर। क्या प्रॉमिस कर भाई, पक्का प्रॉमिस, डबल पक्का प्रॉमिस, ट्रिपल पक्का प्रॉमिस। मम्मी कसम का लेवल छू नहीं सकता, मम्मी कसम का लेवल क्या है अलग है, पक्का प्रॉमिस को छू नहीं सकता, लेकिन फिर भी उस लेवल तक पहुंचने के लिए हम क्या बोलते हैं, पक्का प्रॉमिस। तो जिसे तुम क्या बोलते हो सर, जिसे तुम क्या बोलते हो मम्मी कसम, उसे आज हम क्या बोलते हैं, पक्का प्रॉमिस। यानी कि अंग्रेजी भाषा में क्या बोलेंगे, प्रॉमिस। जज साहब ने ये लिखा, जज साहब ने कहा एग्रीमेंट इज नथिंग और प्रॉमिस रिटन ऑन अ स्टैम्प पेपर इज एग्रीमेंट। मुश्किल है कुछ, इसका मतलब बिल्कुल सही बात जो भाई हमारे श्रेष्ठतम भैया ने बोला कि मैं मम्मी कसम खाने पे यकीन कर रहा हूं, बस तू उस मम्मी कसम को क्या कर दे, लिख के रख दे। तो जज साहब ने कहा अ प्रॉमिस रिटन ऑन अ स्टैम्प पेपर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। और जज साहब ने एक चीज और जोड़ दी, सब प्रॉमिस में हमेशा, क्योंकि हम जब पढ़ रहे हैं तो हम जितनी भी बातें पढ़ रहे हैं वो बिजनेस मर्केंटाइल लॉ पढ़ रहे हैं ना, बिजनेस लॉ। तो बिजनेस में प्रॉमिस हमेशा किसके साथ जुड़ा होगा, लेन देन के साथ। किसके साथ, और लेन देन को क्या बोलते हैं, यानी कि लेन देन।
अगर कोई लेन देन है, जैसे मैंने कहा भैया, उसने बोला कि भाई तू मुझे असाइनमेंट दे दे, मैं तुझे 100 रुपए दे दूंगा, लेन देन हो गया ना, असाइनमेंट के बदले कितने रुपए। तो जज साहब ने कहा प्रॉमिस में अगर मैं लेन देन शामिल कर दूं, क्या शामिल कर दूं, लेन देन बोले तो पैसा या कंसिडरेशन है, मतलब कुछ भी है ना, ये चीज शामिल कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। बताओ आज के बाद अगर कोई तुमसे पूछ ले एग्रीमेंट क्या होता है, क्या बोलोगे। एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस विच इन्वॉल्व द कंसिडरेशन, एग्रीमेंट इज अ विच इन्वॉल्व द कंसिडरेशन। अभी लिखो मत, ये मैं सब पढ़ाऊंगा तुम्हें, लिख रही है ना, ये समझ लिया। लेकिन भैया कुछ लोग और खतरनाक होते हैं, वो पहले 8 बजे खाएंगे, फिर 10 बजे ठूसेंगे, फिर 12:30 बजे क्या बोलेंगे, मम्मी भूख लग रही है, मम्मी वही टमाटर, सोने मत दियो मुझे, है बावर्ची बना रखा मुझे। तुम्हें क्या लगेगा, मैगी मैगी मैगी, मम्मी मैगी बना लो, तो मम्मी क्या कहेगी, बना ले, तू बना ले, मुझे सोने दे। तो जो बेचारे रात को 12:30 बजे भी क्या करते हैं, भूख लगाती है इन्हें, है कि नहीं बात, राइट। ऐसे बालक की कोर्ट में जाते हैं, उनकी क्रेविंग खत्म नहीं होती, जिज्ञासा खत्म नहीं हो रही उनके अंदर की। जज साहब ने कहा भाई कॉन्ट्रैक्ट पड़ रहा है, ये और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर कह रहा मजा नहीं आया, ये बताओ। उन्होंने कहा भैया ये होता है कि नहीं बात। फिर लोगों ने पता क्या पूछा, प्रॉमिस क्या होता है। पूरी दादा क्या होता है। जज साहब ने कहा एक तो भैया ने बड़ी मुश्किल से, है ना, अंकुर सर ने बड़ी मुश्किल से मम्मी कसम, है ना, डायलॉग से तुम्हें पीस याद दिलाई। अब तुम कह रहे हो प्रॉमिस क्या होता है, ये भी समझाओ प्रॉमिस क्या होता है। अब बात कोर्ट तक आ गई ना, मजा नहीं आ रहा, ये समझाओ प्रॉमिस, तो बताओ प्रॉमिस क्या होता है। यानी लोगों ने पूछ लिया मम्मी कसम क्या होती है, प्रॉमिस क्या होता है। तो बताओ वादा क्या होता है। अगर कोई आम आदमी से पूछे भाई मैंने वादा करके आ गया, है कि नहीं बात, और तुमने गाना गा दिया जो वादा किया वो, हाँ अरे वाह बहुत बढ़िया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा ना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, पुराने पिक्चर गाना है। अब कोई ये पूछ ले भाई जो वादा किया वो निभाना तो पड़ेगा, मैं निभा भी दूंगा, मुझे ये तो बता दो वादा क्या होता है। वादा क्या होता है यानी कि किसी बात की पुष्टि कर देना, वो वादा हो गया। जैसे मैंने तुमसे कहा भाई मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, है ना, हाँ, तो तुमने बोला ठीक है सर आपसे पढ़ लेंगे, इतनी फीस देंगे, और मुझे मान लो वो फीस जम गई, मैंने कहा चलो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, इतनी फीस जमा कर देना मैडम, तो मेरी तरफ से वो क्या बन गया, वादा नहीं बन गया। अब मैं मुकर सकता हूं क्या, नहीं। अब आप क्या गाना गाओगे, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो, ग्रुप बन जाएगा तो गाना ही भेजा करूंगा मैं ग्रुप पे। और कुछ मैंने मीम्स भी बना रखे हैं तुम्हें पढ़ाई से रिलेटेड मीम्स है, तुम्हें याद कराने के लिए, जैसे ऑफर एक्सेप्टेंस का मीम बना रखा है, ग्रुप बन जाएगा तुम्हें बहुत मजा आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उन मीम्स का मतलब सिर्फ क्या होगा, मैंने कम से कम 50-100 मीम्स बना रखे हैं, उन मीम्स का पर्पस क्या होगा, हाँ उस पर रिएक्ट करना, हाँ ई लिख के भेजना, रिएक्ट करना, पर उस पर बहुत बढ़िया ऐसा, मतलब बातों में मत लग जाना, है ना, राइट। तो उनमें लॉ के मैंने बहुत सारे मीम्स बनाता रहता हूँ बीच बीच में, राइट, तो आपको बात याद रहे। बीच में गाने ही भेज देता हूँ, जैसे वाला गाना भेजता हूँ पहली क्लास में, जो वादा किया वो। अब मुद्दा ये है जो वादा जो किया वो वादा क्या होता है। मैंने तुमसे एक बात बोली, तुम्हें वो जम गई, तो मेरी तरफ से वादा हो गया। अच्छा तुम्हारी तरफ से क्या वादा है, तुम्हारी तरफ से क्या वादा है, फीस देने का। व्हाइट टी शर्ट वाले भैया तुम्हारी तरफ से क्या वादा, ये उसके ख्यालों में खो गया, सर मेरी एक्स ने भी मुझसे ऐसे कहा था, यूं बैठा यूं मुंह बना के, किसके बारे में सोच रहे हो, है उसी के बारे में। अब उसके पास नहीं जाना वापस, अब उसके पापा के पास जाना सीधा डिग्री लेके, कि अंकल जी ये रही डिग्री, है ना, ये रही शादी की डेट, है ना, 2 जोड़ों में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। अब सीधा हनी सिंह का गाना गाना है, ठीक है। मैं कह रहा उसके बारे में कह रहा हाँ सर वहीं चला गया, उसने भी ऐसी वादा किया था। वापिस आ जाओ, वापिस आओ क्लास में, भटकने का नहीं, इधर उधर। सर मैं गुस्से में इधर निकल जाता हूँ, ना इधर उधर मत निकलना बिल्कुल भी, इधर उधर निकल गए तो पैकेज निकल जाएगा, इधर उधर क्या निकल जाएगा भैया। कॉमन सी बात है जो मैं बिल्कुल बच्चों को बताता हूँ, मॉनिटरी टर्म्स में बात करें ना, बच्चों की इच्छा होती है हम ऐसे करेंगे, जैसे मैंने कल बताया प्राइस टैग नहीं देखना। अब बालक इधर उधर खो जाता है तो मुझे सत्संग करना पड़ जाता है। आपके साथ नहीं होगा ऐसा मुझे यकीन है, क्योंकि मैं और आप इसी पर्पस के लिए मेहनत कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता एक बालक का एक अटेम्प्ट छूट गया, नवंबर वाला रह गया, फेल हो गया, कुछ भी रह गया, क्या फाइनल के एग्जाम वो 6 महीने बाद देगा, नहीं देगा। और एक एवरेज बता रहा हूं, एक एवरेज सीए बंदा जब जॉब करता है किसी एमएनसी में, 1 लाख रुपए की जॉब उसकी मिनिमम होती है महीना की। अगर तुम्हारा एक अटेम्प्ट लेट हुआ तो नवंबर का कहां जाता है, जून,
6 महीने का डिले, तुम्हारी जॉब 6 महीने, तो तुम्हारा ये 6 इंटू 1 लाख, 6 लाख रुपए का अभी नुकसान है एक अटेम्प्ट से। सीधी बात, यानी जो 6 लाख रुपए मैं कमा लूंगा, शायद आप उसकी गाड़ी की बुकिंग कर दें, कहीं घूमने चले जाएं, कुछ भी करें 6 लाख रुपए का वो आप नुकसान कर देंगे। क्या होते इधर उधर निकलते। ये 6 लाख रुपए तो ससुर जी के पास जाके सुनील शेट्टी स्टाइल में, है ना, राइट, ससुर जी के पास जाके हाथ मांगना भैया। और लड़कियों के साथ भी इक्वली बात लगती है ना, राइट, कि भैया 6 लाख रुपए का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये पता कब समझ में आता है? जब उम्र 24-25 साल हो जाती है कि नहीं बात? तो समझना एक अटेम्प्ट इज इक्वल टू लॉस ऑफ, यार वो मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आने का। फिर जहां तुम 6 लाख रुपए कमा सकते हो वहां तुम 6 लाख रुपए गवा रहे, और वो 6 लाख रुपए कमाई आज से शुरू हुई, आज से शुरू, क्योंकि नवंबर में क्लियर करना है। तो क्या होगा, 6 लाख रुपए आज ही कमाने हैं। जैसे तुमने फाउंडेशन निकाला, समझ जाना 6 लाख पक्के हो गए, क्योंकि अब मेरा फाइनल का अटेम्प्ट उन सभी बच्चों से पहले पड़ेगा जिनको आईसीआई 70% में फेल कर चुका है। उस दिन बताया ना आईसीआई का रिजल्ट क्या होता है, 30 से 35% होता है। तो उन बच्चों का 6 लाख का नुकसान हो गया, लेकिन मुझे 6 लाख का नुकसान नहीं करना, मुझे उन 30% में आके वो 6 लाख पक्के कर लेने हैं। 6 लाख की तुम्हारी एफडी होगी, समझ लेना, बस वो एनकैश करानी है 23-24 साल के होते ही, और वो दुनिया की कोई भी एमएनसी एनकैश कर देगी, कोई भी कंपनी एनकैश कर देगी। खुद की प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हारा ग्राहक, तुम्हारा क्लाइंट एनकैश कर देगा पहले ही 6 महीने में 6 लाख रुपए। वो सिग्नेचर पावर तो लाओ अपने पास, है कि नहीं बात? तो मजाक करेंगे, लेकिन इधर उधर ना क्लास में भटकने का, ना इन सब चीजों का। एक ही है, तुम्हें थ्योरी के सब्जेक्ट में 2 घंटे जिंदा रखना, वरना कुछ बालक तो पता क्या होगा, पीछे वाला बालक एसी चल रहा होगा, ऐसे हो जाए कुछ देर में, पता लगा कुछ देर में जमीन पे लेटा मिल रहा है, अरे भैया मैथ्स वाला है उसके बाद उठा दियो, है कि नहीं बात? तो सरकते मत चले जाना नीचे एसी में, वरना एसी बंद कर दूंगा, तुम्हारे चक्कर में बाकी पसीनों में झूलते रहेंगे फिर। ठीक है, तो बताओ तुमने क्या वादा किया? भाई क्या नाम है? हाँ, हमारे एक्स भैया ने, एक्स तुम्हारा नाम आज से एक्स है मिस्टर एक्स। वैसे तो इमरान हाशमी था मिस्टर एक्स, पर आज हमारा ये है। तो भैया एक्स भैया बताओ तुमने क्या वादा किया मुझसे? ना ये तो तू पता नहीं करेगा नहीं करेगा। अभी क्या वादा किया? हाँ, सुन नहीं रहा इसलिए तो भटक गया राह से। फीस देने का, मैंने पढ़ाने का वादा किया, तुमने फीस देने का। अब तुमने बोला सर लॉ की फीस 10,000 दे दूंगा, मुझे अच्छी लग गई, मैंने कहा मैं पढ़ा दूंगा। तो तुमने जो बोला मैंने उसे हाँ कर दिया, वो तुम्हारी तरफ से क्या बन गया? वादा। मैंने जो बोला तुमने हाँ कर दिया, तुम्हारी तरफ से क्या बन गया? वादा। तो जज साहब ने कहा वादा कुछ भी नहीं है, एक की बात दूसरा क्या कर दे? सहमति कर दे, तो वो क्या बन जाता है? वादा। अब जज साहब ने रिश्ता वही, मैंने एक बात कही, तुम्हें वो बात सही लगी, और तुमने इतनी सही लगी तुमने उस बात पे क्या कर दिया? यस कर दिया। मैंने एक बात बोली, तुमने वो बात तुम्हें सही लगी, तो जज साहब ने कहा जो मैंने बात बोली वो होगा ऑफर, जो तुम्हें सही लगी वो क्या होगा? यस। यस को क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस। मैंने एक बात बोली और तुम्हें वो सही लगी, तो मैंने जो बोला तुम्हें सही लगा, वो मेरा क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। तुमने कहा सर प्रॉमिस, मम्मी कसम मत खाओ, प्रॉमिस को लिख दो, क्या बन गया? तुमने कहा लिख दिया, है ना? अब इतनी मोहब्बत हो गई है तो फेरे भी ले लो, साइन, एक साइन तुम कर दो, एक साइन हम कर लें, गठबंधन हो जाए हमारा, तो क्या बन गया? एक्चुअली में एरो ऐसे है ही नहीं। एरो मुझे ऐसे तुम्हें पढ़ाने पड़ते हैं, पर एरो ऐसे। अब मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कहां से होती है? ऑफर से होती है। कहां से होती है? यानी कि यहां से मैं तो, अब सोचो एक चेन को समझो आप। मैंने कहा मैं तुम्हें लॉ पढ़ाऊंगा, फीस होगी 10,000, मैंने तुम ऑफर दे दिया, मैंने कहा सोच लो, कोई जल्दबाजी नहीं, सोच लो, डेमो क्लास ले लो, यूट्यूब पे देख लो, सोच लो। तुमने कहा सही है सर हम पढ़ लेंगे। एरो यहां से यहां पहुंचा, मैंने कहा मेरा वो क्या बन गया? आपने कहा सर फीस दे दी, मैंने एक बात बोली तुम्हें लॉ पढ़ाऊंगा, इतनी फीस पढ़ाऊंगा, तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरा वो क्या बन गया पढ़ाने का? मेरा प्रॉमिस बन गया। तुमने कहा सर प्रॉमिस, सर मुंह बोली बात तो पराई होती है ना? आप तो पता नहीं कब मुकर जाओ, सबूत दे दो। पुराने जमाने में सबूत सीसीटीवी हो तो होते नहीं थे। आप पुराने जमाने में ऑनलाइन पेमेंट सबूत भी नहीं होती थी कि भैया हमने आरकेजी के नाम पे आपके 10,000 रुपए लॉ के दिए। एक्ट को पढ़ो तो 100 साल पहले के हिसाब से सोच के पढ़ो।
100 साल पहले के हिसाब से सबूत क्या था? कुछ भी नहीं। तो तुमने क्या बोला? सबूत के नाम पे क्या कर दो? लिख दो, है ना? तो मैंने प्रॉमिस को क्या कर दिया? लिख दिया। तुमने कहा लिख दिया तो क्या करो? गठबंधन तो कर लो। यानी एरो एक्चुअली में ऐसे जा रहे हैं, ये फिर ये और फिर ये। यानी कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत एग्रीमेंट से नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत प्रॉमिस से भी नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कहां होती है ना? जब हम एग्रीमेंट तक पहुंच जाते हैं तो एग्रीमेंट वो राजा है जो अपने अंदर इतनी चीजों को आपको बताता है। अगर राजा के बारे में पढ़ना है तो राजा के बारे में पढ़ना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रॉमिस पढ़ना पड़ेगा। राजा के बारे में पढ़ना है तो प्रॉमिस भी पढ़ना पड़ेगा, ऑफर भी पढ़ना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस भी पढ़ना पड़ेगा, कंसीडरेशन भी पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई अरे, इसलिए हम बोलते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं। पढ़ा आप ये रहे हो, 74 सेक्शन बना दिए ये पढ़ाने के चक्कर में, है कि नहीं बात? बताओ यार। इसलिए होते कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, राइट? ठीक है। कुछ जगह पता क्या लिखा होता है? ऐसे लिखा होता है 2H, है ना, 1। तो पता क्या होता है? ये सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, और फिर लिखा होता है ऐसे रोमन नंबर में सब क्लॉज और सब। यानी कि 2 में कोई बात समझ नहीं है तो H से पूछ ले, H वाला क्या बोलेगा? आई के बाद भग ले जाके आई या 1 क्या बोलेगा? रोमन नंबर के बाद चला जा। रोमन नंबर से भी कोई बात पूछनी है तो पता क्या बोल देगा? एक्सप्लेनेशन पे चला जा। मैं ये पढ़ रहा था, यहां तक भेज दिया, मैं रास्ता भूल गया वापस आने का, है कि नहीं बात? हम इतना डूबते चले जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं हम पढ़ क्या रहे थे। होता नहीं होता ऐसा? इसलिए कानून के हाथ लंबे होते हैं, क्योंकि तुम्हें पढ़ना है सिर्फ 2H के चक्कर में दुनिया भर के 74 सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे तुम्हें 2H के चक्कर में, 74 सेक्शन, है कि नहीं बात? इसलिए कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अब सुनना ध्यान से, आज के बाद कोई तुमसे बोल दे भाई तूने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया बेसिक, उसे क्या बोलना है ना? उसे बोलना है अबे हट यार। क्या बोलना है? अबे हट। तो कुछ लेवल की बात पूछ। क्या पूछ? कुछ लेवल, एक छोटे मोटे उसे कुर्सी ले बैठ, बैठ, तुझे समझाऊं मैं। टुच्ची बात पूछ रहा है तू मुझसे? कौन सी बात पूछ रहा है? टुच्ची बात बिल्कुल। तो उसे क्या बोलना है? अबे प्यार से बोलना, कभी डांट लगा बैठ, है ना? प्यार से अबे हट यार। तूने क्या बात पूछ ली? टुच्ची बात पूछ ली यार। अंकुर से भी पढ़ने के बाद तू ऐसे कह रहा कि मुझे बेसिक नहीं याद होगा। और जब तुम उसे बोलो ना अबे हट, तो अबे हट के आगे अबे हट को ब्रैकेट में लिखना, बाहर 2 लिख देना। अब मैथ से इतनी तो मोहब्बत की होगी कि अगर ब्रैकेट के बाहर 2 है तो वो सबके साथ लग जाता है। अब देखो उन 100 सेक्शन की, उन 60 70 100 सेक्शन की ट्रेल में अगले 4 सेक्शन तुम्हें कैसे याद होंगे? बोलो जल्दी मेरे साथ। आज के बाद कोई तुमसे पूछे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, उसे क्या नाम देना है? अब हेड बोलना है। तो इतनी बात तो मुझे पता है, सुनना ध्यान से, इतनी बात तो मुझे पता है सर कि जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं सब 2 में लिखी होती हैं। तो मैंने ऑफर क्या लगा दिया? 2। एक्सेप्टेंस क्या लगा दिया? 2। प्रॉमिस क्या लगा दिया? 2। एग्रीमेंट क्या लगा दिया? 2। और कॉन्ट्रैक्ट क्या लगा दिया? 2। लगा दिया सब के आगे 2 लगा दिया, क्योंकि मुझे ये बात तो सर आपने बता दी हर एक एट की डेफिनेशन किसमें लिखी होती है? 2 में लिखी होती है। अब जो भी दोस्त बोले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया, प्यार से मोहब्बत से क्या बोलना है? हाँ, जैसे तुमने उससे बोला था अपनी एक्स से, इतनी मोहब्बत से क्या बोलना है? अबे हट यार। ऐसी तो डांटा था उसे? नहीं यार, उसने मुझे डांटा था। हाँ वही मतलब, है ना? उसे क्या बोलना है? प्यार से अबे। अब इसको ब्रैकेट में खोले, अबे का ए यहां, अबे का बी यहां, और प्रॉमिस और एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन एक ही है। तो अबे का बी, अबे का ई यहां और हट का एच यहां। बन गई? मैंने तुम्हें क्या बताया? कॉन्ट्रैक्ट कहां से शुरू होता है? यहां से ऊपर जाता है, जाता नहीं जाता? बात समझ में आ गई ना? तो अबे हट में ए बी ई और एच का इस्तेमाल करना है। अबे हट कॉन्ट्रैक्ट कहां से शुरू होता है? जल्दी बोलो। ऑफर से। तो पहले ऐसे लिखने के बाद सबके आगे 2 लगा दो। 2 के बाद अबे हट का अब ब्रैकेट खोलो, 2 एक के साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ आएगा। ए कहां लगाऊंगा? ए बी ई और एच। बात समझ आ गई? बोलो याद होगा सेक्शन? जोर से बोलो भैया। याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो याद हो गया सर, मजा आ गया सर।
क्या क्या? यस सर, बोलो मजा आ गया सर। पीछे वाले जोर से बोलो। सुदर्शन चक्र तेरे तरह जाएगा, मुंडी कट, जल्दी बोलो मजा आ गया सर। अब भर दोगे? अब तुमसे बिना पूछे। अभी नोट मत करो, नोट मत करो, अभी नोट मत करो, नोट मत करो। मैं तो सिर्फ ट्रिक से जानना चाहता हूं कि तुमने कुछ भी याद नहीं किया तो तुम सेक्शन बना सकते हो नहीं बना सकते, है ना? रैंडम। मान लो तुमने इसे घर जाकर रिवाइज नहीं किया, मैथ की क्लास के बाद ही कॉल आ जाए किसी दोस्त की, तूने भाई ये पढ़ लिया क्या? तो मुझे बताओ, ए प्लस ई इजिकल टू, ए क्या होता है? प्रॉमिस। प्रॉमिस किससे बनता है? किसी दोस्त से मोहब्बत से क्या बोलना है? तूने कॉन्टेक्ट उससे क्या बोलना है? अबे हट। सारी डेफिनेशन किस सेक्शन में लिखी होती है? एनफोर्सिबिलिटी का केस लॉ है, क्या है? इसलिए उसके आगे सेक्शन नहीं है, अगली क्लास में पढ़ाऊंगा वो केस। अबे हट का ए कहां से शुरू होता है हमेशा? क्योंकि कॉन्टेक्ट की शुरुआती कहां से होती है? तो ब्रैकेट में क्या लगाऊं? यहां क्या लगाऊं? यहां क्या लगाऊं? यहां क्या लगाऊं? और यहां क्या लगाऊं? हो गए। कितने सेक्शन याद हो गए? 4 सेक्शन याद हो गए, नहीं हो गए? तो इन सब की डेफिनेशन ऐसे याद होगी। आपको क्या बोलना है सर? अबे हट। ऑफर की डेफिनेशन 2 सबसेक्शन ए में, एग्रीमेंट की डेफिनेशन 2 सबसेक्शन बी में, प्रॉमिस की डेफिनेशन 2 सबसेक्शन बी में, एग्रीमेंट की 2 ई में, और क्वांटिटी 2 एच की तो मैंने अलग तरीके से तुम्हें याद करा दी थी। बात समझ में आ गई ना? अब बोर्ड से बोल दो समझ गए सर? याद हो जाएंगे सेक्शन? तो बताओ कौन कहता है सेक्शन याद नहीं होते? और मैं गारंटी दे रहा हूं, गारंटी, तुम 10 साल बाद भी अगर कोई तुमसे पूछ लेगा, चाहे तुम प्रैक्टिस करते हो, जॉब करते हो, तुमने पढ़ाना हो, तब भी सिर्फ तुम्हें एक ही चीज तुम्हारे घुटनों में चीख चीख क्या नीचे, अबे अबे हटाते, तुम्हारा दिमाग अपने आप कह देगा भाई मैं बताता हूं देख क्या क्या था उस टाइम पे, है कि नहीं बात? तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब इन्हीं बातों को कुछ ऐसे लिखा है, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है? ये लिखी बात हमने पढ़ ली, तुम्हारे नोट्स में भी है सर, ठीक है? प्रॉमिस के साथ क्या दे देना है? क्या बन जाएगा? ये हम पढ़ चुके हैं। ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या बनती है सर? ऑफर की डेफिनेशन बोलना। ओ ऑफर की सेक्शन, एक्सेप्टेंस तो याद तो है। कौन कहता सेक्शन याद नहीं हो रहा? याद तो हो रहे हैं भैया, क्यों नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं, है कि नहीं बात? क्या ये बात सत्य है झूठ है? कॉन्ट्रैक्ट के लिए ए और ई को जोड़ना पड़ता है। एक था राजा, एक थी रानी, ये रहा राजा और ये रानी, है ना? एक था राजा, एक थी, दोनों मिले राजा, है ना? अब एक बहुत ही मैथ से मोहब्बत करने वाला बच्चा कहने लगा सर मैं अगर ऐसे बोलूं, मैंने कहा भाई कैसे बोलना चाह रहा है? वो कह रहा है सर मैं इक्वेशन बनाऊंगा a प्लस ई इजिकल टू सी, ओ प्लस ए, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सिबिलिटी इजिकल टू कॉन्ट्रैक्ट। ये सही है गलत है? सारे बालक सही है गलत है? क्यों? ये पहले एमसीक्यू में या हो सकता है अभी भी ट्रू फॉल्स में आ जाए। सही है गलत है? इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इन्वॉल्व एनफोर्सिबिलिटी बिकम्स द कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चे को लगता है कॉन्ट्रैक्ट का तो मतलब होता है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी। क्या ये सही है गलत है? ये भी सही है, बताओ कैसे? अच्छा, बहुत जो बचपन में तुमने सीखा है, भूल ना जाना, बचपन का प्यार ये वाला है ना। अगर x इजिकल टू वाई है, y इजिकल टू z है, तो y से y काट देते थे तुम। अब तुम्हें ये नहीं पता क्यों काटते थे, पर काट देते थे हम, तो है ना? तो क्या x इजिकल टू z हो जाता है? ये क्वेश्चन समझ में आती है? अब सुनना ध्यान से, बहुत जो ऊपर हमने किया, a इजिकल टू क्या होता है? p, एग्रीमेंट इज प्रॉमिस इन्वॉल्विंग द कंसिडरेशन। a इजिकल टू p होता है, p इजिकल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, यही होता है। तो p के साथ p की मुंडी उड़ा दी, तो a इजिकल टू, ठीक तो है ना? तो कुछ लोग कहते हैं a प्लस ई इजिकल टू सी, कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं o प्लस ए प्लस ई इजिकल टू सी, यानी कि ये इक्वेशन भी बिल्कुल सही है। बोलो बात समझ आ गई? राइट। तो ये बात है सर हमने आज जानी। अब पता कौन नाराज हो रहा है? कौन नाराज हो रहा है? रानी नाराज हो रही है हमसे।
सर पूरे 1-1.5 घंटा निकाल दिया, किसके बारे में पढ़ाते पढ़ाते? सॉरी बोलो रानी, सॉरी बोलो, अगली क्लास में पढ़ाऊंगा आपके बारे में, दिल से पढ़ाऊंगा बिल्कुल। तो रानी जी से हम माफी चाहते हैं अभी कि अभी हम रानी साहिबा के बारे में आपको, क्योंकि वो भी बहुत डिटेल में है, तो अगली क्लास में किसके बारे में पढ़ेंगे? एक था राजा, एक थी राजा आ गया, रानी आनी बाकी है। तो जैसे रानी आ जाएगी क्या हो जाएगा सर? कॉन्टेंट बन जाएगा, कहानी शुरू हो जाएगी। तो फिर आपको समझाया कॉन्टेंट कैसे पढ़ना है। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर। यही होगी क्लास।